रूप में है, क्योंकि भारत के संवैधानिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर हम लोग न केवल हूबहू चर्चा कर रहे हैं, बल्कि कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि हम उन्हीं दिनों पर चर्चा करें जिस दिन संविधान सभा की बैठक हुई। संविधान सभा का 7वां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक चला था। आज 6 जनवरी है। 6 जनवरी 1949 को संविधान सभा में क्या हुआ, उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं 6 जनवरी 2024 को, यानी ठीक 75 वर्ष बाद। बड़ी गजब की चर्चा है, बड़ी अनोखी चर्चा है। हमारे विश्वविद्यालय का गजब का यह नवाचार है और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार का एक ऐसा नवाचार किया जो मुझे लगता है कि संवैधानिक जागरूकता के संदर्भ में मील का पत्थर है, मील का पत्थर है। तो सबका स्वागत यूट्यूब और जूम के सभी साथियों का। हाँ, यूट्यूब के साथी, जूम के साथी, आज क्या होगा, किस विषय पर चर्चा होगी? आज संविधान सभा में चर्चा होगी राज्य विधानमंडल का दूसरा सदन, यानी जिसे हम लोग विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोगिता है, इसी विषय को लेकर आज चर्चा होगी। इसके अलावा विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो, कुछ ऐसे इश्यूज भी आज आपके सामने आने वाले। तो सब लोग तैयार है? अब तो खाली 3 दिन का मामला है। आज के बाद तो 7 तारीख और 8 तारीख 2 ही दिन का बचेगा मामला, और कल तो 7 जनवरी है। और 7 जनवरी को तो संविधान सभा में चर्चा ही बहुत कम हुई। अभी से मैं बता देता हूं, आशीष भाई बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा पहले से ही। 7 जनवरी 1949 को तो संविधान सभा में चर्चा ही बहुत कम हुई, मतलब मुश्किल से कल हम लोग घंटा पर मिलने वाले। तो कुल मिलाकर 2-4 घंटे का मामला है और संविधान सभा का 7वां सत्र भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 6 जनवरी 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर हम चर्चा अपनी प्रारंभ कर रहे हैं। जरा देखिएगा उस दिन क्या क्या हुआ। बृहस्पतिवार है, वहां पर 6 जनवरी 1949 संविधान का मसौदा पर चर्चा जारी की जाएगी। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, हालांकि वो उपाध्यक्ष है लेकिन सभापतित्व वो ही कर रहे हैं। प्रातः 10 बजे ये बैठक स्टार्ट हो रही है। अनुच्छेद 47 क नाम का एक नया अनुच्छेद, लेकिन मैं बता रहा हूं पहले से, ये 47 गलत छपा हुआ है, ये है 147 नया अनुच्छेद लाया जा रहा है। आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि सर हम तो संसद पे चर्चा कर रहे थे, अचानक आपने बहुत सारे अनुच्छेदों को छोड़ दिया, ना तो आप अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, ना राज्यसभा के सभापति के बारे में बात कर रहे हैं, ना संसद के पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और इवन सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में भी बहुत सारे अनुच्छेद इस बीच में आने वाले हैं, लेकिन क्या करें, ये सारे अनुच्छेद कूद गए, हम सीधा पहुंच गए राज्य विधानमंडल में। यहां लिखा हुआ है 47 क नाम का एक अनुच्छेद लाया जा रहा है, लेकिन ये गलत छपा हुआ है, ये 47 नहीं है, ये एक्चुअली में 147 है। जरा देखिएगा क्या है ये सब चीजें। उपाध्यक्ष महोदय एच.सी. मुखर्जी कह रहे हैं, हम अनुच्छेद 147 पर वाद विवाद प्रारंभ करेंगे, परंतु मुझे यह सूचना मिली है कि अनुच्छेद 147 क उसी अध्याय के अंतर्गत आता है, अतः सभा की अनुमति से हम अनुच्छेद 147 क को ले सकते हैं। प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 147 क को संविधान का भाग बनाया जाए। तो प्रोफेसर के.टी. साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय ऐसा बोलते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं, मैं समझता हूं कि केंद्र के संदर्भ में एक ऐसा ही संशोधन सभा ने अस्वीकार कर दिया था, इसलिए इसे वापस रखने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह का एक अनुच्छेद हम जब संघ के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, हमने अस्वीकार कर दिया। तो नियम यह कहता है कि जब एक विषय के बारे में निर्णय हो चुका होता है तो उसी से मिलता जुलता विषय वापस नहीं आ सकता है, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। तो प्रोफेसर के.टी. साहब क्या कह रहे हैं? जी हां, परंतु सम्मानपूर्वक मैं ये संकेत करता हूं कि वह प्रस्ताव समस्त शक्तियों के पृथक करने हेतु था और इस प्रस्ताव में केवल विधायी शक्ति को पृथक करने के बारे में है। उपाध्यक्ष ठीक है, रख दीजिए आप अपना संशोधन। तो प्रोफेसर के.टी. साहब संशोधन रख रहे हैं, अनुच्छेद 148 के पूर्व निम्न नया अनुच्छेद 147 का प्रविष्ट किया जाए, यानी जोड़ा जाए। क्या है 147 का? प्रत्येक राज्य का विधानमंडल उस राज्य की कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका से पूर्णतया पृथक तथा स्वतंत्र रहेगा। ऐसा प्रोफेसर के.टी. साहब अपना संशोधन रख रहे हैं और अपनी बात को कह रहे हैं।
डॉक्टर बी आर अंबेडकर से कहा जाएगा उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हो? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो कि बंबई से है, वो कह रहे, श्रीमान मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और मुझे केवल यही कहना है कि इस संशोधन का मूलभूत सिद्धांत उस मूलभूत सिद्धांत से जिस पर इस संविधान का मसौदा आश्रित है सर्वथा विमुख है। मैं समझता हूं कि इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार करना असंभव है। तो प्रोफेसर केटी शाह विधायी शक्तियों को अलग करने के संदर्भ में राज्य विधानमंडल के संदर्भ में एक नया अनुच्छेद लाना चाहते हैं। नाम है 147A रखते हैं, लेकिन डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि जिस बात को हमने अब तक स्वीकार किया है उसके सर्वथा खिलाफ में, इसलिए हम इस अनुच्छेद को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के इस उद्बोधन के बाद में उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं ओके अब वोटिंग करवा लेते हैं। वोटिंग करवाई और वो संशोधन अस्वीकार कर दिया गया। अब नया अनुच्छेद आ रहा है, अनुच्छेद 148, और उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि अनुच्छेद 148 को संविधान का अंग बनाया जाए। उसके बाद में आप जरा देखिएगा, मैंने कई बार इस मंच के माध्यम से आपके सामने ये बात रखी है कि हमारा जो संविधान का जो मसौदा तैयार करके संविधान सभा के 7वें सत्र में जो रखा गया, उसके ऊपर 7000 से अधिक संशोधन आए थे। 7000 से अधिक संशोधन आए। अब 7000 से अधिक जो संशोधन है, क्या वो सारे संशोधन रखे गए? तो मैंने इस मंच से आपको ये भी कहा बहुत सारे संशोधन नहीं रखे गए। सदस्यों ने खुद ने कहा कि हमने पहले संशोधन आपको बता तो दिए थे, लेकिन अब हम रखना नहीं चाहते। कुछ संशोधन इस वजह से प्रस्तुत नहीं हो पाए क्योंकि जिन सदस्यों ने संशोधन रखना चाहा वो खुद उपस्थित नहीं थे। कई संशोधनों को संविधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी व्यक्ति सभापतित्व कर रहे थे, उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी क्योंकि वो संशोधन शाब्दिक संशोधन थे। कई संशोधन एक जैसे आशय के थे, एक जैसे अर्थ निकालते थे, तो उनमें से जो सबसे व्यापक होता था उस संशोधन को रखने की परमिशन थी। कई संशोधन खुद डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने रखे। तो ये सब बातें भी अपने को मालूम होना चाहिए। अब अनुच्छेद 148 संविधान का अंग बने, इस संदर्भ में देखिए 2222, 2223, 2224, 2225 और 2227 एक जैसे हैं। संशोधन संख्या 2225 जो कि प्रोफेसर सिबन लाल सक्सेना के नाम से वो रखा जा सकता है, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय ने कहा। फिर संशोधन संख्या 2223, 2024 पेश किए जा सकते हैं, दोनों ब्रजेश्वर प्रसाद के नाम से है। तो ब्रजेश्वर प्रसाद ने क्या कहा, सर मैं इनको पेश नहीं कर रहा हूं। नाम पुकारा गया तो भी इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद में उपाध्यक्ष ने कहा तो फिर श्री नंदलाल के नाम से संशोधन संख्या 2227 है, वो पेश करें। तो नंदलाल जी ने भी कहा मैं भी पेश नहीं करना चाहता। इसके पश्चात उपाध्यक्ष ने कहा तत्पश्चात छठे सप्ताह की सूची 2 में संशोधन संख्या 2222 है जो कि पेश नहीं किया गया, अतः अब प्रोफेसर केटी शाह 2226 जो संशोधन है वो पेश कर सकते हैं। तो आ गए हैं प्रोफेसर केटी शाह नया संशोधन लेकर। अब मेरा एक मित्र मुझसे पूछ रहा, एक मेरी बहन प्रश्न पूछ रही है कि सर अभी का कौन सा आर्टिकल है 148 वाला? तो आज भारतीय संविधान का आर्टिकल 168, आज भारतीय संविधान का आर्टिकल 168 है जिसमें कहा गया कि राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा, उसमें एक विधानसभा होगी तथा फला फला राज्यों में विधान परिषद होगी। ये जो बात आज आर्टिकल 168 में जो लिखी हुई है उसी को हम आर्टिकल 148 के रूप में देख रहे हैं। जरा देखिएगा प्रोफेसर केटी शाह क्या संशोधन लेकर आए। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। वो कह रहे हैं कि मैं जो रखना चाह रहा हूं उसके तहत इस अनुच्छेद में निम्न परिवर्तन हो जाएंगे, जिसमें सदनों की संख्या उतनी ही पर 2 से अधिक नहीं होगी जितनी संसद प्रत्येक राज्य के लिए विधि द्वारा विनिश्चित करे, परंतु किसी राज्य के विधानमंडल को यह छूट होगी कि वह 2 सदनीय विधानमंडल को 1 सदनीय विधानमंडल में परिवर्तित करने के लिए निवेदन कर सके और इस प्रकार का निवेदन उचित रूप से करने और प्राप्त हो जाने के पश्चात संसद आवश्यक कानून पारित करेगी। प्रोफेसर केटी शाह एक संशोधन लेके आ रहे हैं आर्टिकल 148 में, जो आर्टिकल 168 के रूप में आ जाना चाहता है। वो संशोधन कह रहे हैं कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जिसमें 2 सदन होंगे, लेकिन अगर कोई राज्य का विधानमंडल प्रॉपर ढंग से निवेदन करे तो ऐसी स्थिति में किसी राज्य में जहां 2 मंडल है, जहां 2 सदन है, उनमें से एक को खत्म करने के लिए राज्य
निवेदन कर सकेगा संसद को, और संसद को इस बात का पावर होगा कि वो ऐसा कर सकती है। ऐसा प्रोफेसर केटी शाह लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं सभी राज्यों को समान स्थिति में रखना चाहता हूं और यह सुझाव रखता हूं कि प्रत्येक राज्य का विधानमंडल संसद के अधिनियम द्वारा अंततः निश्चित किया जाए और संबंधित राज्य के निवेदन द्वारा यदि परिवर्तन करने की इच्छा प्रकट की जाती है तो बाद में उसमें परिवर्तन कर दिया जाए। प्रोफेसर केटी शाह जो संशोधन रखना चाह रहे हैं उसका उद्देश्य यह है कि संसद किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदनों को तय करे। ये पावर संसद के पास होनी चाहिए, और यदि कोई राज्य अपना दूसरा सदन समाप्त करना चाहता है और यदि कोई राज्य अपने वहां पर दूसरा सदन स्थापित करना चाहता है तो उस राज्य को भी पावर होना चाहिए कि इस संदर्भ में वो निवेदन कर सके। ऐसा प्रोफेसर केटी शाह अपने उद्बोधन के अंतर्गत वो कह रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। श्रीमान, कम से कम राज्यों के लिए 2 सदनीय विधानमंडल में मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैं समझता हूं कि दूसरा सदन जनता का प्रतिनिधित्व तो करता ही नहीं है। प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं कि सर, मैं 2 सदनीय व्यवस्था में विश्वास नहीं करता हूं और राज्य में तो होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं दूसरा सदन तो जनता का प्रतिनिधित्व करता ही नहीं है, और जहां वह जनता के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से अथवा जनता के अतिरिक्त देश के किसी भाग के प्रतिनिधित्व के लिए बनाया भी गया हो, वहां भी कानून के बारे में जनता के मत को व्यक्त करने की अपेक्षा वह कोई अटकाव का साधन कहीं अधिक होता है। कह रहे हैं केटी शाह कि जहां कहीं पर भी राज्य विधानमंडल में दूसरा सदन बनाया गया वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हद से हद क्या कर सकता है, वो अटकाने का काम करता है। आप जानते हैं एक राज्य में जहां 2 सदन है वहां एक हाउस बिल को पारित करेगा और दूसरा हाउस में बिल जाएगा, दूसरा हाउस भी जब पारित कर देगा बिल को तो राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए जाता है। प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं दूसरा सदन खाली अटकाने का काम करता है। वो साफ शब्दों में कह रहे हैं अटकावे का साधन अधिक होता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, इस सच्चाई की हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जीती जागती मिसाल तो है ही, किंतु फिर भी एक वंशागत प्रतिक्रियावादी संस्था है और निर्वाचित संस्था नहीं है। पर जहां कहीं दूसरे सदन निर्वाचित भी है वहां भी वे विधायी तंत्र में गड़बड़ी डालने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते। वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वैसे भी इलेक्शन नहीं होते, वहां तो खाली वंशानुगत तरीके से लॉर्ड्स आते हैं, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अगर किसी देश में दूसरा सदन अगर निर्वाचित भी है तो भी वो विधायी कार्यों में खाली अटकाने का काम करेगा, बाधा डालने का काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा, ऐसा केटी शाह कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं हाँ, उनके कारण राजकोष पर उनके सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन, भत्तों तथा प्रासंगिक खर्चों का भार अवश्य बढ़ जाता है। वो कह रहे हैं अगर दूसरा सदन बनाओगे तो वो विधायी कार्य में बाधा करेगा। हाँ, इसकी वजह से जनता के ऊपर भार जरूर बढ़ जाएगा क्योंकि सदस्यों को वेतन देना पड़ेगा, उनको पेंशन देनी पड़ेगी, इतना खर्चा बढ़ जाएगा। और यदि उनका कुछ लाभ है तो केवल इतना ही है कि दलपतियों को यह सुविधा मिल जाती है कि वे अपने दोस्तों को पद बांट दे। देखिए, आप बहुत ढंग से सुनिएगा प्रोफेसर केटी शाह क्या कह रहे हैं कि अगर दूसरा सदन किसी राज्य में है भी और किसी देश में है भी तो दलों के नेताओं को इस बात का फायदा है कि वो दूसरे सदन के माध्यम से अपने दोस्तों को पद बांट दे, अपने दोस्तों को वो इन पदों पर ला सकते हैं, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कहते हैं। क्या कह रहे हैं, केवल इतना ही है कि दलपतियों को यह सुविधा मिल जाती है कि वे अपने दोस्तों को पद बांट दे। इसके अतिरिक्त तो जिन आवश्यक कानूनों के पास किए जाने के लिए जनता के मतों द्वारा अपना समर्थन प्रकट कर दिया गया, केवल देर और बाधा ही होती है दूसरे सदन में और कोई उसका मतलब नहीं है, ऐसा वे कह रहे हैं। दूसरे सदन की हामी तो ज्यादातर वे ही लोग होते हैं जो निहित हितों को बचाए रखना चाहते हैं। प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं कि दूसरा सदन तो ज्यादातर वे लोग समर्थन करते हैं जिनके हितों को वो बचाना चाहते हैं। फिर वो कह रहे हैं और ऐसे स्थान मिलने के कारण ये सुविधा पा जाते हैं कि जनहित के मुकाबले में अपने निजी अथवा सांप्रदायिक अथवा वर्ग के स्वार्थों की रक्षा कर सके। दूसरे सदन के बारे में जहां तक मैं समझता हूं ये सवाल साफ साफ पैदा होता है कि केवल जनमत का ही राज्य में बोलबाला हो अथवा विशेष हितों का या किसी खास हित के लोगों को यह अधिकार हो कि राज्य में उनकी बात भी सुनी जाए, ऐसा वो एग्जाम्पल देते हुए कह रहे। फिर वो कह रहे इंग्लैंड, अमेरिका तथा अन्य स्थानों में दूसरा सदन अंततः गत्वा
प्रभावहीन सिद्ध होता है। और यदि विश्व का यही अनुभव है तो मैं नहीं समझता कि उस अनुभव की क्यों उपेक्षा की जाए। जब दुनिया भर के देशों में दूसरे सदन से हमको यही अनुभव मिलता है, एक तो जनता के ऊपर भार बढ़ाता है, दूसरा खाली विधि निर्माण की प्रक्रिया को रोकने का काम करता है, बाधा का काम करता है। जब दुनिया भर के देशों में इस प्रकार का अनुभव आ रहा है तो इस अनुभव का हम फायदा क्यों नहीं लेते? हम हमारे यहां पर दूसरा सदन क्यों बना रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। एक सेकंड, ये टेक्निकल टीम थोड़े मुझे YouTube वालों के मैसेज समझ में नहीं आ रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं ढंग से। आधा आधा करिए ताकि जूम वालों के भी मैसेज दिख जाए, उनके मैसेज भी दिख जाए। हाँ, मौलाना अब्दुल कलाम साहब का भी नाम बताया, परंतु अभी तक तो उनकी भूमिका नहीं रही, तो कैसे? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। संविधान के निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर अंबेडकर, इनकी बड़ी जबरदस्त भूमिका थी। मेरे मित्र का प्रश्न है कि मौलाना आजाद दिखाई नहीं दे रहे। एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि संविधान सभा की ये जो बहस है, इस बहस से इतर भी बहुत कुछ काम होता था। संविधान सभा की इस बहस के इतर भी बहुत कुछ काम होता था। आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, ये भी तो कम दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी कम दिखाई दे रहे हैं। मौलाना आजाद साहब का भी उद्बोधन सातवें सत्र में पंडित नेहरू जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, ये तो दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका संविधान के निर्माण में योगदान नहीं। संविधान के निर्माण में सभी का योगदान है, सभी का योगदान है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। मौलाना आजाद साहब का भी योगदान है। ठीक है, चलिए। तो वो इस प्रकार से प्रोफेसर केटी साहब अपने तर्क को दे रहे हैं और वो कुल मिला के कह रहे हैं कि दूसरे सदन की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे हैं कि दूसरे सदन की दरकार नहीं है, फिर चाहे दूसरे प्रदेशों में वहां की जनता की इच्छा अनुसार दो सदन क्यों बनने पड़े। मैं इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, ऐसा प्रोफेसर केटी साहब कह रहे हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि मिस्टर नजरुद्दीन जी के नाम से दो संशोधन है, 2228 और 2229। ये सब शाब्दिक है, इसलिए मैं इनको रखने को परमिशन नहीं देता हूं। इसके बाद में वो एलन साहू यानी लक्ष्मी नारायण जी साहू के नाम संशोधन है, उनको बुला रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण जी साहू क्या कह रहे हैं? उड़ीसा के हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जो संशोधन लाया हूं उसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 148 के उपखंड 1A में उड़ीसा का नाम भी जोड़ दिया जाए। अब लक्ष्मी नारायण जी साहू कह रहे हैं कि साहब, आप ये जो अनुच्छेद लेकर आए हैं, इस अनुच्छेद के तहत आप ये कह रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा और उसमें दो सदन होंगे, एक का नाम विधानसभा होगा, दूसरे का नाम विधान परिषद होगी। लेकिन किन किन राज्यों में विधान परिषद होगी उनके आप नाम लिख रहे हो। आप जानते हैं, मेरे हिसाब से मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, आज भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 168 में उन राज्यों के नाम लिखे हुए हैं जहां पर विधान परिषद है। क्या आप लोगों को इस बात का आइडिया है? जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों के नाम आर्टिकल 168 में लिखे हुए हैं। ये 168 जब शुरुआत में आया था तो उसका नाम था आर्टिकल 148। हंसराज जी बिल्कुल कह रहे हैं कि हाँ लिखा हुआ है, मैं वही कहना चाह रहा हूं। आर्टिकल 148 में लक्ष्मी नारायण जी साहू कह रहे हैं कि हमारे राज्य उड़ीसा का भी नाम लिख दीजिए। उसमें लिखा हुआ है बॉम्बे है, बिहार है, अभी आएगा आपके सामने आएगा तो आपको मैं बताऊंगा। तो लक्ष्मी नारायण जी साहू जो कि खुद उड़ीसा के, वो कह रहे मेरे उड़ीसा का भी नाम लिख दो ताकि मेरे उड़ीसा में भी क्या बन जाए, विधान परिषद बन जाए, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए, लक्ष्मी नारायण जी साहू क्या कह रहे हैं, पूरी बात को क्लियर करते हैं। इसका मतलब यह है कि उड़ीसा में एक हाउस नहीं रहे बल्कि दो हाउस रहे और एक अपर चैम्बर रहे। अभी मेरे मित्र प्रोफेसर केटी साहा ने हम लोगों को समझाया कि सेकंड चैम्बर की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने ये कहा कि विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा हो तो जहां चाहे वहां सेकंड चैम्बर हो जाएगा। प्रोफेसर केटी साहब ने कहा कि सेकंड चैम्बर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लोगों की इच्छा है तो हो जानी चाहिए। तो वो उड़ीसा के हैं लक्ष्मी नारायण जी साहू, और वो ये कह रहे हैं कि अगर लोगों की इच्छा है तो फिर मैं उड़ीसा का हूं, मेरी इच्छा है कि वहां पर क्या कर लिया जाए, दूसरा सदन स्थापित कर दिया जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। हम अभी जो संविधान बनाते हैं उसमें उसका प्रबंध तो है ही, इसके आगे भी वो प्रबंध करें, क्योंकि आसाम, मद्रास, बिहार, इन सब जगह में सेकंड चैम्बर अभी तक काम कर रहे हैं। कोई कोई जगह में सेकंड चैम्बर की जरूरत उतनी नहीं सोची गई है। मैं सोचता हूं आसाम में सेकंड चैम्बर नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम यहां ये तय कर देंगे कि उड़ीसा में सेकंड
चैम्बर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेंबर उड़ीसा से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए हैं उनका मत नहीं है, तो ये ठीक नहीं होगा। कम से कम ये होना चाहिए कि अगर विल ऑफ द पीपल हो तो सेकंड चैम्बर हो सकता है, तब तो हम ये तय कर सकेंगे कि उड़ीसा के लिए सेकंड चैम्बर की जरूरत है या नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उसमें अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लेते हैं, और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सब स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय व्यवस्था है, और हम सेंटर में भी यही चाहते हैं कि बाई कैमरल होना चाहिए। देयर शुड बी हाउस ऑफ द पीपल एंड सेकंड इज काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। देन व्हाई यू आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग सेकंड चैम्बर इन द उड़ीसा, ऐसा वो कह रहे हैं। उड़ीसा में अभी यही हुआ है कि 25 स्टेट्स उसमें शामिल हो गया है। आज तक उड़ीसा से वे अलग थे, वो 25 रियासतों की बात कर रहे हैं। अभी हाल में उड़ीसा के साथ शामिल हुई है, इसलिए वहां तो सेकंड चैम्बर की बहुत जरूरत है। कोई कहते हैं कि सेकंड चैम्बर में डायरेक्ट डायलेटरी टैक्टिस करते हैं, इसलिए सेकंड चैम्बर की कोई जरूरत नहीं है। डायलेटरी टैक्टिस तो मैं देखता हूं कि जहां सिंगल चैम्बर है वहां पर भी हो सकती है। हिंदू कोड बिल अभी 4-5 बरस से आगे बढ़ रहा है, परंतु आदमियों को ऐसी फिक्र होती है कि जब 2 चैम्बर होंगे तो वहां बड़े बड़े आदमी, पैसे वाले आदमी आ जाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि ये रहना चाहिए, क्योंकि देश जब स्वाधीन बन गया और जब तक हम सोशलिस्ट स्टेट नहीं बने तब तक तो जो बड़े आदमी है, धनिक आदमी है, उनको भी शासन में मौका देना चाहिए। अभी प्रोफेसर केटी साहब ने कहा कि कुछ लोग अपने दोस्तों को सेकंड चैम्बर का मेंबर बना देंगे, तो लक्ष्मी नारायण जी साहू कह रहे हैं कि पैसे वाले लोग या बड़े लोग अगर दूसरे सदन में आ रहे हैं तो क्या समस्या है, उनको भी आना देना चाहिए। उनको हटा देने का क्या मतलब है? जब सेकंड चैम्बर रहने से वहां कोई थोड़े धनिक आदमी भी जा सकेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? फिर एक बात की जो हम लोग आलोचना करते हैं कि प्रोविंस में उसमें तो शायद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से नहीं करते, इसलिए ऐसा हो सकता है कि माइनॉरिटीज वहां नहीं जा सकती। फिर पार्टी अभी तक हम लोगों के देश में अच्छी तरह से नहीं बनी है। जब तक पार्टी अच्छी तरह से नहीं बनती तब तक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुनाव होता है, तो सब आदमी लोअर चैम्बर में जा सकते हैं, ऐसा लक्ष्मी नारायण जी साहू कह रहे हैं। और वो कुल मिलाकर साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे उड़ीसा में तो दूसरा सदन होना ही चाहिए। तो यूट्यूब के साथी बड़ा ध्यान से सुनिएगा, दूसरा सदन यानी विधान परिषद के संदर्भ में चर्चा चल रही है। विधान परिषद हो तो क्यों हो, विधान परिषद नहीं हो तो क्यों ना हो, विधान परिषद की प्रासंगिकता क्या है, विधान परिषद की उपयोगिता क्या है, इस विषय पर चर्चा चल रही है। विधान परिषद के गठन का अधिकार किसके पास होना चाहिए, इसकी भी चर्चा होगी। और राज्यों को, जिस राज्य में विधान परिषद गठित की जानी है, उस राज्य के संदर्भ में उस राज्य को विधान परिषद के संदर्भ में क्या अधिकार होगा, इस विषय पर भी चर्चा की जा रही है। अब एल कृष्णा स्वामी भारती जी आते हैं, जो कि मद्रास के हैं। वो कह रहे हैं, श्रीमान मैं प्रस्ताव रखता हूं। क्या प्रस्ताव रखता हूं? कि अनुच्छेद 148 के खंड 1 के उपखंड में आप मद्रास शब्द भी जोड़ दीजिए। अब कृष्णा स्वामी भारती जी कह रहे हैं नहीं, हमारे मद्रास में भी दूसरा सदन होना चाहिए, इसलिए हमारा मद्रास जोड़ दीजिए। लक्ष्मी नारायण जी साहू कह रहे हैं हमारा उड़ीसा जोड़ दीजिए। तो सब लोग मांग कर रहे हैं दूसरे सदन की। अब हमको देखना है कि इस संदर्भ में हमारी संविधान सभा क्या सोचती है। यूट्यूब के साथी और जूम के साथी बहुत ध्यान से सुनिएगा, विधान परिषद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सबसे ज्यादा चर्चा आज ही को दिन 6 जनवरी 1949 को संविधान सभा में हुई थी। वो कह रहा है कि मद्रास शब्द को जोड़ दीजिए। वो कह रहे हैं मेरा संशोधन यदि स्वीकार किया जाता है तो मद्रास शब्द को रखने से रिक्त स्थान की कुछ पूर्ति हो जाती है, अर्थात मद्रास राज्य में 2 सदन हो जाएंगे, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। श्रीमान ये कहा गया कि विभिन्न प्रांतों के सदस्य परस्पर परामर्श करें और इस बात का निर्णय करें कि वे अपने अपने प्रांतों में दूसरा सदन चाहते हैं कि नहीं। इस प्रकार से वो बात कह रहे हैं। इसी बीच में महावीर त्यागी जी क्या कह रहे हैं, ये एक औचित्य प्रश्न है श्रीमान, क्या ये मैं जान सकता हूं कि प्रांतों के जिन माननीय सदस्यों ने ये निश्चय किया है कि उनके यहाँ 2 सदन हो, क्या उनके लिए आवश्यक है कि वे यहाँ आए और अपने अपने प्रांतों के लिए अलग अलग संशोधन पेश करें? क्या उन सदस्यों का निर्णय एक सूची में समाविष्ट किया जा सकता है? तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं माननीय सदस्य थोड़ी देर वेट करें, सब्र करें, अभी सब कुछ क्लियर होने वाला है। इसके बाद में कृष्ण स्वामी भारती जी आगे फिर बोलते हैं कि मद्रास के सदस्यों ने गत वर्ष एकत्रित होकर ऐसा निश्चय किया था और उसको नियमित बनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए थे। हम सब ने ये डिसाइड किया था कि हमारे मद्रास में दूसरा सदन होना चाहिए। उन्होंने कहा हम सब सदस्यों ने मिलकर
इस प्रकार की बात रखी थी, ऐसा वो कह रहे हैं। दूसरे सदन के संदर्भ में कुछ विरोध है। मेरा ऐसा विचार है कि आजकल के दूसरे सदन के हानिकारक होने के कारण ही यह विरोध और भी अधिक हो गया, परंतु सामान्य विचार यह है, और मैं भी इसी विचार से सहमत हूं, कि दूसरा सदन कानून बनाने में जल्दबाजी रोकने के लिए, वो कह रहे हैं कि दूसरा सदन को लेकर जो विरोध किया जा रहा है उसका पीछे कारण यह है कि दूसरा सदन का मिसयूज हुआ है, जबकि सामान्य विचारधारा यह है कि दूसरा सदन कानून की आपाधापी में जो बिल को पारित करने की जो आपाधापी है उसको रोकने के लिए दूसरा सदन बनाया गया। अभी थोड़ी देर बाद में मेरे यहां पर चाय आएगी। अब आप कहेंगे ये बीच में कहां से आ गई चाय? चाय बीच में ऐसे आई कि चाय का एक कप होगा और चाय की एक तस्तरी होगी, जिसे हम लोग प्लेट कहते हैं। कुछ लोग तस्तरी के ऊपर चाय लेकर पीते हैं, कुछ लोग कप के अंदर चाय पीते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लोग कप से चाय पीते हैं उनकी चाय गर्म होती है और उनके मुंह जलने की पूरी संभावना रहती है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन जो कप से प्याले में डालते हैं, तस्तरी में डालते हैं, प्लेट में डालते हैं, चाय ठंडी हो जाती है और फिर आराम से सुड़ुक 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 पी लेते हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि मैंने ये एग्जाम्पल आपको याद क्यों दिया? ये मैं नहीं दे रहा हूं, संविधान सभा में एक मेंबर एग्जाम्पल देंगे कि कप की भूमिका अलग है, प्लेट यानी जो प्याला है उसकी भूमिका अलग है। कप में चाय बहुत गर्म होती है तो फुर्ती फुर्ती के साथ वो कप में चाय डाल दी जाती है। अब कप से जैसे प्लेट में आती, जैसे प्याले में आती तो चाय ठंडी हो जाती। ठीक उसी प्रकार से लोकसभा गर्मा गर्मी में, लोकसभा आवेश में किसी बिल को पारित कर सकती है। लोकसभा ने जो पारित किया वो बिल दूसरे सदन में जाएगा तो वो स्पीड रुक जाएगी, वहां थोड़ा गंभीरता से चर्चा होगी। जिस आवेश के साथ, जिन भावों के साथ वो बिल पारित किया गया उस आवेश को वहां पर रोका जा सकेगा। कप और प्लेट की जो भूमिका है उसी तरह की भूमिका अभी थोड़े समय बाद में आपको देखने को मिलेगी कि पहला सदन कप है, दूसरा सदन तस्तरी यानी प्लेट है। कैसा लगा राहुल भाई? बहुत शानदार विचार है चाय का एग्जाम्पल देकर। अच्छा लगा ना? ये मैंने नहीं दिया, अभी आएगा एग्जाम्पल आपके सामने। ये अभी आपके सामने एग्जाम्पल आएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अभी वापस उसका जवाब दिया जाएगा। जवाब ये दिया जाएगा कि कप से दूसरी प्याले में जैसे चाय आती है तो प्याले की वजह से चाय ठंडी नहीं होती है। कोई मेंबर ऐसा आएगा और वो कहेगा कि प्याले की वजह से चाय ठंडी नहीं होती है, वो कोई और है जिसकी वजह से चाय ठंडी होती है, तो अभी उस पर भी बात करेंगे। अरे हमारे संविधान सभा के जो मेंबर्स थे बड़े गजब के लोग थे, एक से बढ़कर एक लोग थे, गजब का संविधान निर्माण में योगदान दिया। अभी आपके सामने एग्जाम्पल आने वाले हैं। फिर वो देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस संदर्भ में सभा का ध्यान एक रोचक घटना की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन में यह बात हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि थॉमस जेफरसन वॉशिंगटन के सामने दूसरे सदन का बड़ा विरोध कर रहे थे। जेफरसन अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके। दूसरे सदन पर चर्चा चल रही थी तो जेफरसन ने जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने बड़ा विरोध किया कि दूसरा सदन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं ये सारी जो घटना है उस सारी घटना को फेरेंड एक विद्वान है, उन्होंने अपनी किताब में उसका वर्णन किया। तो कह रहे हैं कि फेरेंड ने बड़े मनोरथ ढंग से इस घटना का उल्लेख किया। कह रहे हैं कि नाश्ते के समय कलेवा शब्द लिखा हुआ, कलेवा यानी ब्रेकफास्ट, कलेवे के समय वे कॉफी पी रहे थे। ठीक, अचानक जॉर्ज वॉशिंगटन ने पूछा, श्री जेफरसन आप अपनी तस्तरी में कॉफी क्यों उडेल रहे हो? आप अपनी प्लेट में कॉफी क्यों उडेल रहे हो? तो जेफरसन ने उत्तर दिया, उसको ठंडा करने के लिए। इस पर वॉशिंगटन ने कहा, इसी प्रकार हम कानून निर्माण को दूसरे सदन की तस्तरी में डालकर ठंडा करना चाहते हैं। तो ये एग्जाम्पल मेरा नहीं है, ये एग्जाम्पल जॉर्ज वॉशिंगटन का है और जेफरसन के साथ हुआ। सुबह सुबह जब नाश्ता कर रहे थे, एक्चुअली में जेफरसन दूसरे सदन का विरोध कर रहे थे, तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा यार क्या करें। तो एक दिन उनको नाश्ते पर बुलाया। नाश्ते पे जब बैठे थे, बात कर रहे थे, तो जैसे ही जेफरसन ने अपनी कॉफी प्लेट में ली तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा, अरे इसको प्लेट में क्यों ले रहे हो कॉफी को? तो जेफरसन ने बोला, अरे चाय ठंड, इससे कॉफी ठंडी हो जाएगी। तो फिर जॉर्ज वॉशिंगटन को तो यही चाहिए था। जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा,
यही तो मैं करना चाहता हूं। एक सदन से दूसरे सदन में जाएगा तो जिस तरह से कॉफी ठंडी हुई, उसी तरह से जो विधि जिस आवेश में, जिस भाव से पारित की गई, वो जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो हंसराज जी कैसा लगा ये एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल वहां दिया गया था। इस विचार को प्रकट करने के लिए एक बहुत अच्छा ढंग है, और हम दूसरा सदन इसलिए बना रहे हैं कि वह जल्दबाजी में कानून के बनने को रोके, ना कि इसलिए कि वह विकास में कानून निर्माण को रोके। इस संदर्भ में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि विकास में कानून निर्माण को रोकने के लिए यह नहीं है, वरन कुछ और समय देने के लिए, जिससे कि गंभीर और विचारपूर्ण निर्णय किया जा सके। ऐसा वो कह रहे हैं कौन? कृष्णस्वामी भारती जी। इसके बाद में वो कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं किसी एक और अनुच्छेद का, कि यदि प्रोफेसर शाह अनुच्छेद 304 के उपखंड 2 को देखें तो वहां इस प्रकार का प्रावधान है। यह प्रावधान विभिन्न राज्यों अथवा प्रांतों की इकाइयों अथवा विधानसभाओं की जैसी भी स्थिति है, यह अधिकार देता है कि वे एक विशेष सभा में दूसरा सदन न रखने के लिए कार्यवाही का सूत्रपात कर सकते हैं। वह एक व्यापक खंड है जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं को सदनों की संख्या पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो एस नागपाल जी कह रहे हैं यह आवश्यक नहीं है, पर वो कृष्णस्वामी भारती जी पूरा उस एग्जाम्पल को उदाहरण देकर बता रहे हैं। इसके बाद में नाम पुकारा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का, क्योंकि उनके खुद के नाम से एक संशोधन है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संशोधन क्या रख रहे हैं जरा देखिएगा। तो प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, और उस विधानमंडल में 2 सदन हो सकते हैं। 2 सदन किन किन राज्यों में होंगे उसके नाम लिखे हुए नहीं थे इनिशियल स्टेज में, खाली जगह छोड़ दी गई थी। जब मसौदा संविधान रखा गया तो उन्होंने खाली जगह छोड़ दी कि भाई इन राज्यों में 2 सदन होंगे। अब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि भाई वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर हम 2 सदन बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए वो खुद अपना एक संशोधन लेकर आए डॉक्टर अंबेडकर, और वो कह रहे हैं मद्रास, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और ईस्ट पंजाब, इन राज्यों में 2 सदन होंगे। मद्रास, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, द यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और ईस्ट पंजाब में 2 सदन होंगे। तो जो मेरे मित्र अभी थोड़ी देर पहले मद्रास के संदर्भ में रख रहे थे कि मद्रास शब्द जोड़ दिया जाए, अब उनका संशोधन देख लीजिए, यहां आ गया, एक्सेप्ट हो गया। मेरे एक भाई कह रहे गुरुजी यहां एक शब्द आया कलेवा। सर ये शब्द हमारे मारवाड़ी भाषा का है या कोई और भाषा का? कलेवा तो वैसे तो हम मारवाड़ में ही इस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये ब्रेकफास्ट शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन लिया गया। यहाँ ब्रेकफास्ट शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन है ये, तो उसका मतलब ये लिया गया कलेवा, जो हमारे सुबह का जो नाश्ता होता है। ठीक है, अब देखिए वो अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं। श्रीमान, मैं सभा को ये बताना चाहूंगा कि प्रांतों में दूसरा सदन रखा जाए या नहीं, इस प्रश्न पर इस सभा द्वारा नियुक्त प्रांतीय विधान समिति द्वारा विचार विमर्श हुआ था। उस समिति का निर्णय यह हुआ कि यह एक ऐसा विषय है जिसको तत्संबंधी प्रत्येक प्रांत के निर्णय पर छोड़ देना चाहिए। यदि कोई प्रांत दूसरा सदन चाहता है तो दूसरा सदन रखने दिया जाए, और यदि कोई नहीं चाहता तो उस पर नहीं रखा जाए। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि हमने कुछ राज्यों के नाम रख दिए हैं, उन राज्यों में 2 सदन होंगे, और बाकी कोई और राज्य अगर अपने वहां पर दूसरा सदन बनाना चाहता है तो उसका पावर हम उन राज्यों को दे रहे हैं। और जिन राज्यों में हम दूसरा सदन बना चुके हैं, वो राज्य अगर दूसरा सदन समाप्त करना चाहते हैं तो उसका भी पावर हम उन्हीं को दे रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब ऐसा कह रहे हैं। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय के उद्बोधन से पहले डॉक्टर अंबेडकर की एक और बात मैं रखना चाहता हूं। वो कह रहे हैं, अतः इस संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के सदस्यों ने इस प्रश्न पर निर्णय करने के लिए अपने अपने प्रांतों की अलग अलग बैठकें की, और उन सदस्यों ने जो कुछ विचार विमर्श किया उसके निष्कर्ष के रूप में कार्यालय को यह सूचित किया कि जो प्रांत मेरे संशोधन में दिए गए उन प्रांतों ने अपने यहां दूसरा सदन रखने के पक्ष में निर्णय दिया। जिन प्रांतों ने दूसरा सदन न रखने का निर्णय किया वे मध्य प्रांत और बराक, आसाम और उड़ीसा है। अब डॉक्टर अंबेडकर एक रहस्य खोल रहे हैं। वो कह रहे भाई मैंने इन प्रांतों के नाम क्यों लिखे हैं अपने संशोधन में, कि इन प्रांतों में दूसरा सदन होगा, मैंने क्यों लिखा है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैंने रखने से पहले हमने उन राज्यों को यह पावर दिया था कि आप बताओ आपके यहां पर क्या करना है। तो जिन जिन राज्यों के सदस्यों ने हमें यह सूचना दी कि हमारे यहां पर दूसरा सदन होना चाहिए, तब हमने उन राज्यों के नाम यहां लिख दिए। फिर वो कह रहे, क्या कह रहे? मध्य प्रांत और बरार,
आसाम और उड़ीसा वे राज्य हैं जहां के सदस्यों ने हमको यह कहा कि हमारे यहां पर दूसरा सदन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने नहीं रखे। डॉक्टर अंबेडकर ने यह बात कही। मेरा संशोधन प्रांतीय विधान समिति की सिफारिश के अनुसार विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों के विचार विमर्श के निश्चय को लेकर केवल क्रियान्वित करना है, ऐसा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर इस अनुच्छेद में कुछ एक राज्यों के नाम क्यों है? इवन आप जो राजस्थान के हैं वो कह सकते हैं हमारे राजस्थान का नाम क्यों नहीं है, जो उत्तराखंड के साथ ही वो कह देंगे हमारा उत्तराखंड का नाम क्यों नहीं है। तो संविधान सभा में जब संविधान का निर्माण हो रहा था और इस संदर्भ में जब अनुच्छेद लाया गया था, उस समय विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से यह पूछा गया था और डॉक्टर अंबेडकर ने खुद आज ये रहस्य बतलाया है कि इन राज्यों के प्रतिनिधियों ने हमारे कार्यालय को यह सूचित किया कि वे दूसरा सदन चाहते हैं, इसलिए हमने उनके नाम लिख दिए। और इन राज्यों ने यह कहा कि हमारे यहां पर दूसरा सदन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने उनका नाम नहीं रखा। ऐसा आपको मालूम होना चाहिए। ये बहुत अच्छे प्रश्न का जवाब आ गया, क्योंकि हमारे संविधान में जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन कुछ राज्यों के नाम लिखे हुए थे और लिखा हुआ था कि इन राज्यों में विधान परिषद होगी। तो ये सब बातें अपने को मालूम होना चाहिए। चेतन भाई क्या कह रहे हैं? क्या अब वही है क्या गुरुजी? उनका नाम बदल दिया? अब तो भाई नाम बदल गया ना, बॉम्बे कहां है, मद्रास और गुजरात हो गया। आप समझ रहे हैं? अब बॉम्बे कहां, अब तो महाराष्ट्र और गुजरात हो गया, और मद्रास का नाम चेंज हो गया, तमिलनाडु हो गया, कई सारे नाम चेंज हुए। ये तो अपने को मालूम होना चाहिए। हाँ, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। YouTube के जो मेरे साथी परशुराम जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो भी सुन लीजिएगा। अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो तो अनुच्छेद 168 में भी संशोधन होगा। अनुच्छेद 168 में भी लिखना होगा, क्योंकि अनुच्छेद 168 में उन राज्यों के नाम दे रखे हैं जिन राज्यों में विधान परिषद है। जैसे फॉर एग्जांपल तेलंगाना 2014 में राज्य बना और तेलंगाना में विधान परिषद है, तो हमने अनुच्छेद 168 में जो पहले के राज्य नाम लिखे हुए थे उसके साथ में तेलंगाना नाम भी जोड़ा। ये बात भी मालूम होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो तो इसके लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह भी अपने को मालूम होना चाहिए। और अनुच्छेद 168 में संशोधन भी हो जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के साथ नहीं होगा, यह भी मालूम होना चाहिए। चलिए, अब उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि 2232 संशोधन मोहनलाल जी गौतम के नाम है, 2233 भी उनके नाम है और ये सदस्य सभा में उपस्थित नहीं है, अतः उन्हें संशोधन रखने की परमिशन नहीं है। दोनों संशोधन नहीं रखे जाएंगे। इसके बाद में वो कहते हैं ओके, अब ठीक है, सब कुछ हो गया, जितने संशोधन आने थे आगे, अब सामान्य वाद विवाद होगा। कुलधर चालिया जो कि आसाम से हैं, वो आ रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, राजनीति विज्ञान की उलझी हुई समस्याओं में से एक समस्या दूसरे सदन की है। जल्दबाजी में कानून बनाने को रोकने के लिए यूरोप में 19वीं शताब्दी में दूसरा सदन बनाया गया था। प्राचीन काल में लगभग सभी प्रमुख राज्यों में दूसरे सदन थे, पर तुर्की और बुल्गारिया में उनको हटा दिया गया। दूसरे सदन को सामंतशाही संविधान के आवश्यक तत्व के रूप से समझा जाता है। वे वैधानिक प्रदेशों के दूसरे सदनों को कहीं भी न रखने के नियम के अपवाद स्वरूप है। सोवियत रूस के संयुक्त राष्ट्र और दक्षिण अफ्रीका के समस्त वैधानिक प्रदेश एक सदनीय है। कनाडा के उपनिवेश में हमें 8 प्रांतों में से केवल 2 में ही ऐसे मिलते हैं जहां पर दूसरा सदन है। स्विट्जरलैंड के 18 प्रदेशों में से केवल 2 ही ऐसे हैं जहां 2 सदन है, बाकी 16 में 1 सदन है। वाइमर जर्मनी में आधे राज्यों में 1 सदन है। फिर वो कह रहे हैं दूसरे सदन की रचना परंपरा के कारण हुई प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि रूढ़िगत स्वार्थ में फंसे बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली व्यक्ति ये चाहते हैं कि वे उन आसनों को सुशोभित करें जहां से वे अपने अधिकारों पर किए गए आक्रमणों से कुछ रक्षा कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि जहां कई ऐसे रूढ़िगत स्वार्थ विद्यमान है जिनकी रक्षा करना आवश्यक है, वहां दूसरे सदन की सदैव मांग की जाती रही है। भारत में हम देखते हैं कि जहां जहां जमींदार है वहां दूसरा सदन चाहते हैं। जो विभिन्न प्रांत दूसरे सदन की मांग कर रहे हैं, उनकी मांगों से यह विदित होता है कि वहां रूढ़िगत स्वार्थ है, वहां जमींदार है और वे बहुमत से अपनी रक्षा करना चाहते हैं।
परंतु इस विकसित युग में यदि हम दूसरा सदन बनाते हैं तो कानून निर्माण में रोक लगा दी जाएगी, इसलिए हम दूसरा सदन नहीं चाहते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ प्रांतों की ऐसी कुछ इच्छा है। आसाम ने ठीक कहा है कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, उड़ीसा ने भी यही कहा और मध्य प्रांत और बरार ने भी यही कहा। उन्होंने ये बिल्कुल ठीक कहा है। दूसरा सदन उन्नतिशील कानून के निर्माण के मार्ग में रुकावट के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमारे प्राचीन केंद्रीय संविधान में देर करने वाली युक्तियों के द्वारा हमने 4 से 5 वर्षों तक हिंदू कोड बिल को रोक रखा है। उन्नतिशील कानून निर्माण में बाधा डालना बहुत आसान है, जैसा कि हमने हिंदू कोड के संदर्भ में देखा। और यदि हम दूसरा सदन बनाते हैं तो ये उन्नतिशील कानून पारित करने के मार्ग में मैं समझता हूं और अधिक अड़चने डालने जैसा होगा। वास्तव में ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि आज भी हमारे कुछ प्रांत इस बात की मांग कर रहे हैं कि दूसरा सदन होना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि अपनी और अधिक उन्नति की अपेक्षा कदाचित ये भार स्वरूप ही होगा। यूरोप तथा अन्य देशों में दूसरे सदन ने पहले कुछ अच्छे कानूनों के बनाने में विघ्न डाला है। मैं समझता हूं आधुनिक व्यक्ति होने के नाते हमें इन विचारों का परित्याग करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और हमारे देश में दूसरा सदन नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े प्रांतों में तो मैं समझता हूं हम इतने नेता पैदा ही नहीं कर सके जो अच्छी तरह से एक सदन का भी भार ढो सके। तो एक माननीय सदस्य कह रहे आपके सदन में आपके राज्य में ऐसी स्थिति होगी, हमारे यहां पर नहीं है। तो कुलधर चालिया वापस बोलता है ठीक है, ऐसा कोई अपवाद हो सकता है, पर इससे यह बात सिद्ध नहीं होती है, बल्कि इसके विपरीत बात सिद्ध होती है। आगे वो क्या कह रहे, बंबई, मद्रास और अन्य प्रांतों में दूसरे सदन के रखने से आप देश की उन्नति में केवल बाधा ही डालेंगे, जिससे कि कोई प्रगति ना हो सके, और ऐसा ही होगा। ये 4 प्रांत हमारे लिए बाधक होंगे और हमें उन्नति नहीं करने देंगे। अतः जितना शीघ्रता से इस विचार से छुटकारा पा ले और जितना शीघ्र डॉक्टर अंबेडकर इस संशोधन को वापस ले ले, उतना ही देश के लिए अधिक लाभदायक होगा, ऐसा कुलधर चालिया कहते हैं। कुलधर चालिया आसाम से हैं। उन्होंने कहा हमने तो वोट दिया है, किसके लिए, कि हमारे यहां पर दूसरा सदन नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारी इस बात को मान लिया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जिन प्रांतों में दूसरा सदन बनाना चाहते हैं, मैं डॉक्टर अंबेडकर से निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन को वापस ले लें, क्योंकि ये देश की प्रगति में बाधक होने वाला है। ऐसा कह रहे हैं कुलधर चालिया। इस संशोधन को स्वीकार करने से पूर्व सभा इस पर ठीक ठीक विचार करेगी और इस बात पर ध्यान देगी कि वे अपनी उन्नति में अड़चन डालना चाहते हैं या नहीं। अब आते हैं के हनुमंतैया, जो कि मैसूर के हैं। मेरे भाई क्या कह रहे हैं, अनुच्छेद 168 में संशोधन होता है, फिर भी संविधान संशोधन क्यों नहीं? इस प्रश्न का जवाब दिया जाए। इस प्रश्न का जवाब यह है अरमान भाई, क्या आप मुझे बताओ, नए राज्य का जब गठन होता है तो क्या अनुसूची 1 में परिवर्तन नहीं होता है? बताओ, वहां जितने राज्यों की जो संख्या है, वहां क्या हम नए राज्य का नाम नहीं लिखेंगे? या जैसे दमन और दीव और दादर और नगर हवेली, जो कि हमारे संघ शासित प्रदेश है, उनको मिलाकर एक बनाया गया, तो क्या परिवर्तन नहीं किया गया? परिवर्तन हुआ, तो फिर वो अनुच्छेद 368 के साथ क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, नए राज्य के गठन का निर्माण, राज्य की सीमा में परिवर्तन इत्यादि पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। यह अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है ना। ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल 169 की प्रक्रिया के तहत यदि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन होता है, या पहले से जो विधान परिषद बनी हुई है उस विधान परिषद को अगर समाप्त किया जाता है, तो उसके ऊपर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में भाई, ऐसा क्या कर रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं विधान परिषद किस आधार पर गठित होती है? उस आधार पर गठित होती है जो आधार हमको दिखाई नहीं देता है। आधार कहीं लिखा हुआ नहीं है भाई। चलिए, के हनुमंतैया साहब क्या कह रहे हैं, उनकी बात को भी देख लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के मसौदे में स्थिति के अनुसार 1 सदन वाले या 2 सदन वाले विधानमंडल की व्यवस्था है। यह संबंध राज्यों की इच्छा पर है। 3 राज्य अर्थात प्रांतों ने 1 सदन वाले विधानमंडल की इच्छा प्रकट की है। 2 सदनीय विधानमंडल के पक्ष अथवा विपक्ष के तर्कों से हम भली भांति परिचित हैं। मैं इस विषय के व्यवहारिक रूप की और सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो लोग द्विसदनीय विधानमंडल के समर्थक हैं, वे बहुधा कहते हैं कि यह जल्दबाजी में कानून बनाने के विरुद्ध एक साधन है। मेरे मित्र श्री भारती ने एक बड़ा रोचक उदाहरण प्रस्तुत किया। कौन सा? अमेरिका वाला, चाय की प्याली वाला। मैं अपने मित्रों को जो 2 सदनीय विधानमंडल के पक्ष में है, ये याद दिलाना चाहता हूं कि हम एक उत्तरदायी शासन
पद्धति के लिए विधान बना रहे। इसमें दल आश्रित प्रणाली का पूरा आभास है। दल आश्रित शासन पद्धति एक अनोखे रूप से कार्य करती है। वह एक सदन वाले अथवा दो सदन वाले विधान मंडल के रूप में कार्य नहीं करती है। प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर दल की बैठकों में निश्चय किया जाता है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। ओवी अलगेसन जो कि मद्रास से है, वो उनके बीच में बोल रहे हैं। फिर हनुमंतैया साहब ये आगे कह रहे हैं कि ठीक मैं यही कहने वाला था कि आप मेरे पक्ष में तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। अधिकार प्राप्त दल का इस संविधान के अंतर्गत जिसका हम निर्माण कर रहे हैं, अवश्य ही दोनों उत्तर और उच्च सदन और निम्न सदन में बहुमत होगा, क्योंकि विधानमंडल निर्वाचित है। ऐसा के हनुमंतैया साहब अपने उद्बोधन के अंतर्गत कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मेरे माननीय मित्र श्री भारती ने दूसरे सदन की उपयोगिता बताने के लिए चाय के प्याले और कप का उदाहरण दिया। चाय प्याले में कॉफी डाली जाए या चाय कप में डाली जाए, कॉफी का तापमान तो उसके बर्तन पर निर्भर है। क्या बात कही है। चाय कॉफी, चाय हो या कॉफी हो, कप में डाली जाए या प्याले में डाली जाए, उसका जो टेम्परेचर है वो कितनी गर्म रहेगी कितनी ठंडी रहेगी वो तो बर्तन के ऊपर निर्भर है। जैसा मेरा एक भाई कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि सर कप में जो चाय डाली हुई है या कॉफी डाली हुई है उसको प्लेट में डालकर लोग इसलिए पीते हैं कि इसके पक्ष में तर्क ये देते हैं कि चाय ठंडी हो जाए। तो कप को ही थोड़ी देर ठंडा कर दो ना, कप को ही थोड़ी देर रखने दो, आप लो ही मत, अपना भी ठंडी हो जाएगी। तो यही तो कह रहे हैं कि कप जो है बड़ा उतावला है, कप जो है बड़ा आवेश में है, कप जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है और वो आवेश में कई बार गर्म हो जाता है। यही तो कहा जा रहा है, यही तर्क दिया जा रहा है। तो फिर वो कह रहे हैं कि यहां पर बर्तन दल की बैठक है, वही ये निश्चय करता है कि हमें किस प्रकार वोट देना है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई बिल सदन में लाया जाता है तो उससे पहले दल की बैठक होती है। उस दल की बैठक में ही सब चर्चा हो जाती है कि हमको बिल पास करना है कि नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में चाय और कप का और बर्तन का और प्लेट का जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं वो फिट नहीं बैठता है, ऐसा ये के हनुमंतैया साहब कहना चाह रहे हैं। तो अपने अपने तर्क दे रहे हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय के हनुमंतैया जी को रोक रहे हैं कि भाई और भी लोगों को भाषण देना है, तो रुकिए थोड़ा। इसके बाद में आती है श्रीमती रेणुका रे। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य, उनमें से एक श्रीमती रेणुका रे। वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। पश्चिम बंगाल से है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिनकी यह धारणा है कि वर्तमान समय में 2 सदनीय विधानमंडल यदि अवनतिदायक नहीं है तो अनावश्यक तो है ही। रेणुका राय कह रही है कि अगर 2 सदनीय विधानमंडल देश की प्रगति में बाधक नहीं है तो हमको यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि वो अनावश्यक तो है। अगर प्रगति में बाधक नहीं है कोई बात नहीं, पर अनावश्यक तो है, ऐसा वो कह रही है। श्रीमान, भारत में और विशेषकर इस समय जबकि हमें आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत से कानून निर्माण की आवश्यकता है, जिस कार्य को विदेशी शासन काल में बहुत पीछे डाल दिया गया, मैं मानती हूं कि दूसरा सदन विशेषकर प्रांतों में ये बहुत ही शिथिल करेगा चीजों को। दूसरे सदन के पक्ष में केवल यही तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार से हम जल्दबाजी और असावधानी से कानून बनाने से रोक सकेंगे, परंतु जबकि प्रांतों में गवर्नर है। अब देखिए गजब की बात रेणुका जी कह रही है। रेणुका जी कह रही है कि भाई दूसरा सदन क्यों होना चाहिए। इसके पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है कि जल्दबाजी में पास होने वाले विधेयकों को दूसरा सदन रोक देगा, यही तो बात है। तो रेणुका जी कह रही है, अरे यार क्या कमाल की बात कर रहे हो, हमारे राज्य में राज्यपाल नहीं है क्या, हमारे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति नहीं है क्या। जब राज्यपाल के पास इस प्रकार के बिल पारित होकर आएंगे तो राज्यपाल क्या संविधान की दृष्टि से उसके ऊपर साइन नहीं करेंगे क्या। तो राज्यपाल भी तो उस प्रकार के बिलों को रोक सकते हैं, राष्ट्रपति भी तो उस प्रकार के बिलों को रोक सकते हैं, तो वो प्याले के रूप में काम कर लेंगे। आपको दूसरा सदन क्यों चाहिए। रेणुका जी ने यह प्रश्न उठाया है। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो संविधान सभा में हमारे जिन महिलाओं का योगदान था उनमें से रेणुका रे जी का आप उद्बोधन देख सकते हैं। वो कह रही है कि केंद्र में राष्ट्रपति है, राज्य में राज्यपाल है, जो कि असावधानी से बनाए गए किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस कर सकते हैं। तो क्या मैं नहीं समझती हूं कि यह बहाना ठीक है। फिर भी चूंकि बहुत से प्रांतों ने दूसरा सदन रखना निश्चय कर लिया है, इस कारण से इस वर्तमान संविधान में हम उसे रखेंगे। मैं केवल यह बताना चाहती हूं कि यद्यपि हमने अपने प्रांतों में दूसरा सदन रखना निश्चित कर लिया है, पर
परंतु फिर भी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए कि दूसरे सदनों से जितना शीघ्र मुक्त होना चाहिए हो सके वो उनसे मुक्त होने के लिए प्रांतों में विधानमंडल के दोनों आगारों की मत की आवश्यकता न हो, बल्कि केवल निम्न सदन की इच्छा के अनुसार ही उससे मुक्त हो सके। वाह, रेणुका जी ने एक बड़ा जबरदस्त बात रखी कि जिन राज्यों में 2 सदन है, अब कोई राज्य दूसरे सदन से मुक्त होना चाहता है तो कैसे होगा? तो आपने कहा उस राज्य के ऊपर निर्भर करता है, तो वो जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसको भी तो दोनों सदनों से पारित होना होगा, तभी तो दूसरा सदन खत्म होगा। रेणुका जी कह रही है कि जब कोई राज्य अपने 2 सदनों की जगह पर एक सदन बनाना चाहता है तो जो वो प्रस्ताव लाया जाएगा उस प्रस्ताव को फिर विधान परिषद से पारित नहीं होना चाहिए, खाली विधानसभा से ही पारित होना चाहिए, ऐसा रेणुका जी कह रही है। तो उनके भी तर्क है जो मैंने आपके सामने रखे रेणुका जी के। इसके बाद में ओवी अलगेसन आ रहे हैं। ओवी अलगेसन क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे सदन का सिद्धांत आज ही हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आता है। इस सभा ने उस समय इस विषय पर विचार किया था, जबकि मैं तो यह कहूंगा कि प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं वरन एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधान समिति का विवरण इस सभा को प्रस्तुत किया गया था। तो एल कृष्णा स्वामी भारती जी कह रहे किस प्रकार से, बताओ जरा। तो अलगेसन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्योंकि माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्होंने इस सभा के विचारार्थ प्रांतीय विधान समिति के विवरण को जो पेश किया था, ये कहा था कि समिति सामान्यतः इस बात से सहमत है कि विधानमंडल में केवल एक ही आगार हो। अब अलगेसन कह रहे हैं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की अध्यक्षता वाली प्रांतीय समिति ने जब अपनी रिपोर्ट को पेश की थी, उस समय कुछ बातें कही थी, उन्हीं बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रांतीय समिति ने जो बातें कही उससे हम आगे क्यों जा रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के सदस्यों की इच्छा पर यह छोड़ा गया था कि वे अपने राज्यों में विधान परिषद चाहते हैं कि नहीं चाहते, तो वो जो बात रखी है उन्हीं बातों को हमको करना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस समय इस अनुच्छेद को पेश किया था, उन्होंने यह आशा प्रकट की थी कि छोटे छोटे प्रांत दूसरे सदन के पक्ष में निर्णय न करें, परंतु वास्तव में उसका फल यह हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा गिनाए गए 6 प्रांतों ने दूसरे सदन बनाने का निर्णय ले लिया। मैं ये निवेदन करता हूं कि गुण अवगुण के आधार पर उन्होंने ऐसा नहीं किया जिसको मूल रूप में अपवाद समझा जाता है, ऐसा वो अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। इसके बाद में कृष्ण स्वामी भारती जी और अलगेसन जी का उद्बोधन हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आपको बोलने का हक नहीं है क्योंकि आप उस समय बैठक में नहीं थे। तो अलगेसन जी कह रहे हैं कि भाई मैं बैठक में नहीं था क्योंकि मैं बीमार था, लेकिन मुझे बोलने का हक तो है ही है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं आप आपस में बातचीत मत करो, जो भी कहना है आप मुझे संबोधित करते हुए कहो। इसके बाद में ओवी अलगेसन क्या कह रहे हैं? ठीक है, अच्छी बात है। उस विशिष्ट कार्य प्रणाली के कारण अनेक प्रांतों के सदस्यों ने सोचा कि दूसरा सदन के इस अलंकार को हम भी धारण करें। इसके विपरीत यदि सभा में प्रत्यक्ष रूप से यह सीधा सवाल किया जाता है तो मैं समझता हूं कि सभा दूसरे सदन के विरुद्ध निश्चय करती है। मेरा यह निवेदन था, क्योंकि गुण और अवगुण के आधार पर यह पहला ही अवसर है कि हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि किसी राज्य में दूसरा सदन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अलगेसन अपनी बात को रख रहे हैं। ये अलगेसन मद्रास के हैं, ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में टीटी कृष्णमाचारी जी आ रहे हैं जो कि मद्रास के हैं। वो कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, जिस ध्यान से इस प्रकार के विषय पर वाद विवाद को सुनना चाहिए, उसी ध्यान से मेरे समक्ष जिन वक्ताओं ने भाषण दिया उनको मैंने सुना। अपने निजी विचारों को व्यक्त करते हुए मैं उनमें से अनेकों के साथ सहानुभूति रखता हूं जिन्होंने प्रांतों में दूसरे सदन के प्रति विरोध प्रकट किया है, ऐसा वो कह रहे हैं। जब से संविधान का विचार उत्पन्न हुआ तभी से इस विषय पर समस्त संसार में वाद विवाद हुआ कि दूसरा सदन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि मैं इस महान सभा को यह बताना चाहता हूं, वह यह है कि इस सभा ने पहले कुछ मौलिक सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया, वह इसलिए कि संविधान बनाने में मसौदा समिति का वह सिद्धांत पथ प्रदर्शन करे। प्रश्न यह है कि उचित रीति से अथवा इस आशय के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार इस महान सभा ने जो निर्णय किया उसमें उचित सदस्यों की संख्या द्वारा पूर्ण परिवर्तन करने की मांग द्वारा सब बातों की जांच अथवा परिवर्तन किए बिना किसी अनुच्छेद के निषेध द्वारा क्या इन सिद्धांतों को छोड़ा जा सकता है, ऐसे टीटी कृष्णमाचारी जी प्रश्न कर रहे हैं। और इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल का उल्लेख भी वो कर रहे हैं
कि पटेल साहब ने कब इस विषय पर बोला। इसके बाद में श्री विश्वनाथ दास आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, उड़ीसा से हैं। संसार के विभिन्न राज्यों में उत्तर यानी दूसरे सदन की कार्यशैली का पुनरीक्षण कर मैं सभा को कष्ट नहीं देना चाहता। जिन सीमाओं में मैं यहां सीमित हूं उनसे परे यह कार्य। श्रीमान इतना कहना ही काफी है कि प्रांतों ने जिस प्रकार से दूसरे सदनों की रचना के लिए कहा जा रहा है वह रचना कई रूप में दूसरे सदनों की रचना से भिन्न है, जो आपको संसार के अनेक राज्यों में आज कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं, कौन, विश्वनाथ दास, कि हमारे यहां पर दूसरा सदन जो बनेगा राज्यों में, उसकी जो संरचना है और उसकी तुलना दुनिया के अनेक अन्य जो देश है उनके राज्यों के दूसरे सदन से अगर आप कर रहे हो तो वो गलत है। दूसरे राज्यों में जो दूसरा सदन है उनका निर्वाचन अलग पद्धति से होगा। हमारे यहां तो कॉम्बो है, कुछ लोगों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, कुछ लोगों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, कुछ लोगों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करेंगे, कुछ लोगों का चुनाव स्थानीय निकाय के लोग करेंगे, कुछ लोग मनोनीत होंगे। इस प्रकार से विश्वनाथ दास अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि तुलना ठीक नहीं है। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम बोलते हैं कि अब आइए भाई, जिन्होंने जो कहना था वो कह दिया, अब चूंकि आप प्रस्तावक है तो आप अपनी बात रखिए। तो एचवी कामत साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि कामत साहब, आप तो मध्य प्रांत और बरार के हैं और आपके मध्य प्रांत बरार में तो दूसरा सदन है ही नहीं, तो आप क्यों बोल रहे हैं। तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं, अरे सर इसलिए तो बोलना चाहता हूं, इसलिए तो बोलना चाहता हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे नहीं, अब नहीं बोलने का आपको अधिकार है, अब बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, मैं माफी चाहता हूं, अब तो खाली डॉक्टर अंबेडकर बोलेंगे। तो अब डॉक्टर अंबेडकर आ रहे हैं, जरा देखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद पर जितने संशोधन पेश किए गए उनमें से मैं किसी को भी स्वीकार नहीं कर रहा हूं, उनमें से मैं किसी को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। वो कह रहे जो भाषण दिए गए उनसे मुझे यह विदित होता है कि विभिन्न प्रांतों में दूसरा सदन रखने के सिद्धांत के पक्ष में जनता एक मत नहीं है। दूसरे सदन के विरुद्ध सभा में जो विचार प्रकट किए गए उनसे मुझे आश्चर्य ही नहीं हुआ। जब से फ्रांस की विधानसभा एकत्रित हुई है तभी से लगातार एक ऐसी विचारधारा चल रही है जो दूसरे सदन के विरुद्ध है। मैं नहीं समझता हूं कि उन लोगों के विचार जो दूसरे सदन के विपक्ष में है एबे सहीस के शब्दों से अधिक सुंदर शब्द में व्यक्त किए जा सकते हैं। एबे सहीस क्या कह रहे हैं, उनकी बात का उल्लेख कर रहे हैं। उनकी आलोचना दोनों ओर थी। अरे देखिए, दो सदन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसके लिए वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर। फ्रांस के संविधान के संदर्भ में एबे सहीस के विचार रख रहे हैं। आप भी अंदाज लगा दे रहे हैं। कई बार आप भी मुझसे प्रश्न पूछते हैं, सर बताओ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम भी कोशिश करते हैं कि इस प्रकार का जवाब आए जिसमें कहीं पर भी किसी के प्रति झुकाव दिखाई न दे। अब डॉक्टर अंबेडकर एबे सहीस की क्या बात कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो क्या कह रहे हैं, उनकी आलोचना दोनों ओर थी। वो उन्होंने कहा कि यदि उच्च सदन निम्न सदन से सहमत हो जाता है, सुनिएगा, यदि उच्च सदन निम्न सदन से सहमत हो जाता है तो फिर वो निरर्थक है, और यदि निम्न सदन उच्च सदन से सहमत नहीं होता है तो वह दृष्टता है। देखिए आप क्या गजब की बात कही है। यदि उच्च सदन निम्न सदन से सहमत हो जाता है तो फिर बनाया क्यों, निरर्थक है वो। और अगर निम्न सदन उच्च सदन से सहमत नहीं है तो वो उसकी दृष्टता है। वाह, क्या गजब की बात कही है। वो कह रहे हैं कि इसी तरह की भाव यहां पर भी देखने को मिलते हैं। तो कैसा लगा ये विचार, उच्च सदन निम्न सदन से सहमत है तो फिर वो निरर्थक है, बनाए क्यों। और अगर सहमत नहीं है तो उसकी दृष्टता है, क्यों सहमत नहीं है, ये ऐसा जवाब है। डॉक्टर सोनू जी, संविधान सभा में सत्र चलता है, मतलब कौन से साल का सत्र चल रहा है। संविधान सभा में ये 7वां सत्र चल रहा है भाई। 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ, 8 जनवरी 1949 तक चल रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए ये इन्होंने बात रखी है। एबे सहीस की आलोचना का प्रथम भाग निसंदेह ठीक है क्योंकि वह बिल्कुल स्पष्ट है, किंतु एबे सहीस की आलोचना के दूसरे भाग से अभी तक कोई सहमत नहीं हुआ है। यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्र ने भी इस विचार को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने भी लगातार दूसरे सदन को रखने के सिद्धांत का ही निर्वाह किया है।
मेरा निजी विचार यह है कि मैं स्वयं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं दूसरे सदन का पहले से ही कट्टर समर्थक था। मेरे लिए तो ये पादरी के उस अंडे के समान है जिसके कुछ भाग अच्छे हैं। फिर वो हंसने लग जाते हैं अंबेडकर खुद भी। इस संविधान से केवल हम प्रयोगात्मक रूप से दूसरे सदन का पूर्व स्थापना करते हैं। संविधान के मसौदे द्वारा हमने दूसरे सदन को स्थायी स्थान नहीं दिया, हमने उसे अपने संविधान का स्थायी भाग नहीं बनाया, वह केवल प्रयोगात्मक साधन है। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो राज्य के ऊपर हमने छोड़ा है, स्वीकार करे ना करे। सभी राज्यों को विधान परिषद की जरूरत क्यों पड़ी? कहां पड़ी? पड़ी तो नहीं है, तो नहीं सभी राज्यों में विधान परिषद है तो नहीं मेरे भाई। मनफूल विश्नोई जी क्या कह रहे हैं? सर हम तो बहुत पीछे रह गए, अब वीडियो कहां से देखें, कहां से देखें भाई बताओ। हमारे जूम के साथी जो है हमारे मनफूल जी की समस्या का समाधान करो भाई। वो पीछे के वीडियो देखना चाहते हैं। 7वां सत्र भी अंतिम स्थिति में पहुंच गया है। मनफूल जी को समस्या का समाधान कीजिए भाई, ये हमारे मन के फूल है तो इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए भाई। संविधान सभा के सभी सत्रों की सारी बैठकें यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और यूट्यूब पर लाने का उद्देश्य यही था कि जूम पर तो हमारे सैकड़ों साथी भी नहीं जुड़ पाते, तो बातें हजारों लाखों लोगों तक कैसे पहुंचेगी, इसलिए हम लोग उसको यूट्यूब पर भी लेकर आए। ये मेरा आपसे अर्ज था, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए अब एक एक पर वोटिंग करवाई जा रही है और डॉक्टर अंबेडकर ने पहले कह दिया कि मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं करने वाला हूं। तो वोटिंग हो रही है, अस्वीकार हो रहा है। उड़ीसा जोड़ दिया जाए, अस्वीकार हो रहा है। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा मद्रास, बंबई, पश्चिम बंगाल, संयुक्त प्रांत बिहार और पूर्वी पंजाब जोड़ दिया जाए, स्वीकार होगा का अस्वीकार? बिल्कुल डॉक्टर अंबेडकर ने रखा है तो स्वीकार ही होगा। अब कृष्ण भारती के संशोधन पर वोट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण भारती मद्रास जुड़वाना चाहते थे और डॉक्टर अंबेडकर पहले ही मद्रास जुड़वा चुके हैं और उसके ऊपर वोटिंग भी हो गई है। और इस प्रकार से यह अनुच्छेद 148 संविधान का भाग बन गया। इसी अनुच्छेद 148 को आजकल हम लोग अनुच्छेद 168 के नाम से जानते हैं। अब नया अनुच्छेद आ रहा है आर्टिकल 149। आर्टिकल 149 को संविधान का भाग बना लिया जाए क्या, ये बात करते हैं उपाध्यक्ष महोदय। और इसके बाद उसके ऊपर संशोधन क्या आ रहा है जरा देखिएगा। संशोधन 2234 और संशोधन 2235 का प्रथम भाग समान है, इसलिए संशोधन 2034 पेश किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने पेश नहीं किया। 2235 जो कि लारी के नाम से है, पेश किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने पेश नहीं किया। 2240 जिस सदस्य ने इस संशोधन की सूचना दी है वे खुद ही इसे पेश नहीं कर रहे हैं। नजरुद्दीन जी अहमद साहब का जो संशोधन 2236 है वो शाब्दिक है, इसलिए मैं रखने की परमिशन नहीं दे रहा हूं। मैं मतलब उपाध्यक्ष महोदय। 2037 2038 समानार्थी है, इसलिए व्यापक वाला संशोधन रखा जा सकता है, लेकिन वो भी पेश नहीं किया गया। अगला संशोधन दामोदर स्वरूप सेठ के नाम से है 2239, उसको पेश किया जा सकता है, उन्होंने भी कहा मैं पेश नहीं कर रहा हूं, अतः यह भी पेश नहीं हो रहा है। फिर 2241 और 2242 समान है, इसलिए 2041 को पेश किया जा सकता है, जो कि खुद डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम से है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं उसको पेश नहीं किया जाता है। एक माननीय सदस्य बोलते हैं उसको पेश नहीं किया जाता है, डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन को बोल रहे हैं, तो उसको पेश नहीं किया जाता है। फिर कई सारे लोग एक साथ में बोलते हैं अरे सदस्य सभा में नहीं है, इसका मतलब उस दिन डॉक्टर अंबेडकर उस समय डॉक्टर अंबेडकर सभा में नहीं थे, इसलिए एक मेंबर ने जोर से बोला उसको पेश नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में कई सदस्य एक साथ में बोले सदस्य सभा में नहीं है, सदस्य सभा में नहीं है, और फिर हंसने लग गए। तब उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। तब तक उपाध्यक्ष महोदय ने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको कुछ समय के लिए बाहर गए होंगे तो डॉक्टर अंबेडकर आते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं। और जैसे डॉक्टर अंबेडकर उधर से आते हुए दिखाई दे रहा है और मुझे इधर से मेरा चाय का कप आते हुए दिखाई दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, डॉक्टर अंबेडकर साहब क्या करने गए थे और मेरा चाय का कप भी उसी वक्त आया। जरा देखिएगा, उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर अंबेडकर को सभा में आते हुए देखकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माननीय सदस्यों को बाहर जाकर कॉफी पीने या धूम्रपान करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। माननीय सदस्य उन लोगों की कठिनाइयों पर कृपया विचार करेंगे जो इन दोनों प्रकार के कॉफी पीने के आदी है या धूम्रपान करने के आदी है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि डॉक्टर अंबेडकर इस प्रकार के
कॉफी पीने के अधिकारी है। अध्यक्ष को तो वाद विवाद सुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता है, परंतु डॉक्टर अंबेडकर को तो वाद विवाद भी सुनना पड़ता है और उसका उत्तर भी देना पड़ता है। और इस प्रकार से वो हंसने लग गए कि कॉफी पीकर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खैर आ ही गए हैं तो पी लेते हैं फिर। चलिए फिर वो बोलते हैं, मैं समझता हूं श्री लोकनाथ मिश्र और श्री नंदलाल का संशोधन 2242 पेश नहीं कर रहे, 2243 पेश नहीं करने दिया जाता है क्योंकि यह शाब्दिक है। इसके बाद में कई सारे संशोधन पुकारे जाते हैं और कई सारे संशोधन पेश करने की परमिशन नहीं मिलती है। और इसके बाद में प्रोफेसर केटी शाह का संशोधन आ रहा है, वो तो पेश करेंगे। केटी शाह क्या लिखा है संशोधन, जरा देखिए। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा उसके अनुसार मैं दोनों संशोधनों को अभी पेश कर रहा हूं, 2247 और 2248। वो कह रहे हैं इस खंड में नवीन खंड प्रविष्ट किया जाए। क्या है? इंग्लिश में है, फिर हिंदी में आता है। अगर आप लोगों को याद हो कि प्रोफेसर केटी शाह ने संसद के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में भी एक संशोधन लाया था, याद आया? अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए, पढ़ने लिखनी आनी चाहिए, राष्ट्रभाषा आनी चाहिए। इस प्रकार का संशोधन अभी प्रोफेसर केटी शाह राज्य के संदर्भ में भी ला रहे हैं, लेकिन संघ सरकार के संदर्भ में प्रोफेसर केटी शाह अंग्रेजी भाषा का लेकर आए थे कि अंग्रेजी भाषा की जानकारी होनी चाहिए। यहां अंग्रेजी भाषा की जानकारी वाला संशोधन नहीं ला रहे, लेकिन उस राज्य की भाषा जरूर मालूम होनी चाहिए। यानी राजस्थान विधानसभा के अगर आप सदस्य बनना चाहते हो तो आपको कौन सी भाषा आनी चाहिए? अगर आप राजस्थान विधानमंडल के सदस्य बनना चाहते हो तो जैसा मेरा चंद्रवीर भाई कह रहा है, राजस्थानी आना चाहिए। ऐसे ही प्रोफेसर केटी शाह को संशोधन लेके आ रहे हैं। चलिए मैं हिंदी में पढ़कर सुना देता हूं पूरा। राज्य के विधानमंडल में या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में यदि वह दो सदनीय है तो कोई भी व्यक्ति जो उचित रीति से विक्षिप्त अथवा अन्य किसी प्रकार के शारीरिक और मानसिक असामर्थ्य से पीड़ित प्रमाणित कर दिया गया है या निर्वाचित होने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते समय 25 वर्ष की आयु से कम है या संघ की सुरक्षा अथवा क्षुण्णता के विरुद्ध या उत्कोच या दुराचार के प्रति या निर्वाचन में भ्रष्टाचार के प्रति किसी अपराध का दोषी सिद्ध कर दिया गया है या निरक्षर है तो वह निर्वाचित होने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने या उम्मीदवार बनाने का अधिकारी नहीं होगा। अगर आप निरक्षर हो तो चुनाव नहीं लड़ सकते हो। फिर वो क्या कह रहे हैं? कोई भी व्यक्ति यदि उस राज्य में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा को लिख पढ़ या बोल नहीं सकता जिसके विधानमंडल में स्थान प्राप्त करने के लिए निर्वाचन में वह अपने आप को प्रस्तुत करता है या इस संविधान के प्रवर्तन में आने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के पश्चात भारत की राष्ट्रीय भाषा को लिख पढ़ या बोल नहीं सकता है तो वह राज्य के विधानमंडल या उसके किसी सदन में निर्वाचित होने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने का या उम्मीदवार बनाने का अधिकारी नहीं होगा। उस राज्य की प्रमुख भाषा का अगर वो जानकार नहीं है, अगर वो निरक्षर है, अगर वो भ्रष्टाचार या अन्य किसी मामले में वो उसके ऊपर अपराध साबित हो जाते हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसा प्रोफेसर केटी शाह प्रस्ताव ला रहे हैं। ऋतु क्या कह रही है? स्थानीय भाषा आना जरूरी है। बेटा उसमें स्थानीय भाषा लिखा हुआ नहीं है, उसमें लिखा उस राज्य की प्रमुख भाषा। अब उस राज्य की प्रमुख भाषा कैसे होगी ये तय करना एक अलग मामला है, लेकिन ये लिखा हुआ है उस राज्य की प्रमुख भाषा की जानकारी होना चाहिए। हाँ, एक मेरे भाई कह रहे ये तो बड़ा गजब है। सैनी साहब क्या कह रहे हैं? ये तो बड़ा प्रावधान बड़ा जबरदस्त लेके आए। लेके तो आए थे, लेकिन निरक्षरता वाला प्रावधान आज भी स्वीकार नहीं है। चलिए फिर वो कह रहे चुनाव जो है एकल संक्रमण या आनुपातिक पद्धति से होगा। वो निर्वाचन को आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से होने के बारे में भी वो बात कर रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के आधार पर राज्य के विधानमंडल में प्रतिनिधित्व होगा, परंतु किसी भी दशा में किसी राज्य के विधानमंडल के समस्त सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि 1 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा, लेकिन कम से कम 60 मेंबर होंगे। अधिकतम की वो बात नहीं कर रहे हैं। कौन? प्रोफेसर केटी शाह। इसके बाद में वो संशोधन के संदर्भ में अपनी बात को रख रहे हैं।
संशोधन संख्या 2247 में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सभा में इससे पहले किसी अवसर पर रखी जा चुकी है। वे उन निर्योग्यताओं और योग्यताओं से संबंध रखती है जिनका वर्णन केंद्रीय विधानमंडल की रचना पर वाद विवाद के समय भी किया गया था, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं ये एक बड़े महत्व की बात है कि विधानमंडलों के बनने तक चाहे आप समस्त मतदाताओं को साक्षर ना बना सके, लेकिन मेरी सम्मति में आपको इस बात पर जोर देना चाहिए कि विधानमंडल के उच्च पदों के लिए उम्मीदवार कुछ रूपों में योग्य हो अथवा कुछ रूपों में निर्योग्य न हो, ऐसी बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे वोटर के लिए साक्षरता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पर कम से कम उम्मीदवारों के लिए तो करो। जिन योग्यताओं का मैंने विचार किया है वे बहुत साधारण है, बहुत अनुचित नहीं है और किसी भी रूप में लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। अर्थात प्रत्येक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसको मान लेने पर भी यह वांछनीय है कि जो प्रतिनिधि होना चाहता है वे यदि संपत्ति की, आर्थिक शक्ति इत्यादि वो सब बातों का उल्लेख कर रहे हैं प्रोफेसर केटी शाह, क्यों इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए इसका वो उल्लेख कर रहे हैं। फिर वो आगे एक बात कह रहे हैं साक्षरता के संदर्भ में। वो कह रहे हैं कि भाई पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने की प्रतिज्ञा किए बिना सब वयस्क व्यक्तियों को मताधिकार मिल जाए, पर तो भी हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि उम्मीदवारों में तो कुछ ना कुछ योग्यता होनी चाहिए। ऐसी बात प्रोफेसर केटी शाह अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। वो सदन की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो इस बारे में नहीं कह रहे, लेकिन सदन की न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो यह कह रहे हैं। साथ ही साथ 1 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेने की बात कह रहे हैं। हाँ, मेरे एक भाई कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा संशोधन प्रोफेसर केटी शाह के अस्वीकार हुए। प्रोफेसर केटी शाह ने सबसे ज्यादा संशोधन रखे भी तो थे, तो अस्वीकार होने की मात्रा भी उन्हीं की ओर सही। उनके कुछ संशोधन स्वीकार हुए थे, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, शायद आप थे कि नहीं थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुछ संशोधन स्वीकार भी हुए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो प्रोफेसर केटी शाह के इस उद्बोधन के बाद में नजरुद्दीन जी अहमद साहब अपना एक संशोधन लेके आ रहे हैं। वही संशोधन है नजरुद्दीन जी अहमद साहब का, कौन सा, जो आपको कल बताया था कि लोकसभा का जब गठन होगा तो जनगणना के आधार पर होगा। ये जनगणना कौन सी होनी चाहिए, तो जो लेटेस्ट जनगणना है वो, लेकिन जनगणना पूर्ववर्ती जनगणना तो है, लेकिन उसके आंकड़े क्या होना चाहिए, जिसके आंकड़े प्रकाशित हो गए हो। खाली जनगणना लेटेस्ट नहीं, उसके जो आंकड़े प्रकाशित हो गए वो वाली बात नजरुद्दीन जी अहमद साहब यहां पर भी रखना चाह रहे हैं। नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने वो रखा और आप जानते हैं कि वो संशोधन स्वीकार भी होगा, क्योंकि लोकसभा के संदर्भ में भी वो स्वीकार हुआ था। इसके बाद में टीटी कृष्णमाचारी जी संशोधन जो करना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हो कि 1 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा, उस 1 लाख की जगह पर आप 75,000 रख दीजिए कि हर 75,000 की जनसंख्या पर विधानसभा में एक सदस्य लिया जाएगा, आप ऐसा रख दीजिए। ऐसा टीटी कृष्णमाचारी जी अपना संशोधन रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधियों का मौका मिले अपनी बात को रखने का। तो 1 लाख की जनसंख्या घटाकर अब क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब 75,000 की जनसंख्या रख लीजिए। नजरुद्दीन जी अहमद साहब के नाम से एक और संशोधन की बात कह रहे हैं नरपत भाई, जातीय जनगणना आएंगे, अभी इस पर भी आएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो, थोड़ी सी चर्चा होगी। वो कह रहे हैं एक औचित्य प्रश्न है, आपको जानकर यह खुशी होगी कि संशोधन 2249 और 2250 के संदर्भ में जो सूचना मेरे पास भेजी गई है, सबसे पहले तो यह है कि उनमें से किसी को भी पेश नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि 2249 के स्थान में मैंने एक दूसरा संशोधन पेश किया और उसका संबंध एक बिल्कुल ही दूसरे विषय से है। वास्तव में उसका संबंध जनगणना से है, परंतु वर्तमान संशोधन इकाइयों की संख्या से संबंध रखता है। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अरे आपकी बात सुना नहीं दे रही, पहले माइक्रोफोन पे आओ। तो टीटी कृष्णमाचारी जी आगे बोल रहे हैं, क्या मैं ये सुझाव करूं क्या सभा उनके संशोधन को पेश करने की परमिशन दे चुकी है या नहीं दे चुकी, इसके ऊपर तो बात कर लो पहले। नजरुद्दीन जी अहमद और आपस में जब बोल रहे होते तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं अरे भाई ठहरो यार, इतनी जल्दबाजी मत करो। फिर नजरुद्दीन जी अहमद साहब फिर अपनी बात को रख रहे होते। इसके बाद में नाम पुकारा जाता है 2250, जो संशोधन संख्या है वो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब के नाम है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जैसे ही नाम पुकारा जाता है तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं मैं उसे पेश नहीं कर रहा हूं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं ओके, अगर आप पेश नहीं कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में आपके संशोधन के ऊपर जो दूसरा संशोधन आया उसको तो रखने की परमिशन दी नहीं जा सकती, वो तो अपना आप ही गिर जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में वो कह रहे हैं 2251, 2252 और
2253 क्रमानुसार पेश किए जा सकते हैं। 2251 को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि जो पेश करने वाले वो सदस्य अभी उपस्थित नहीं है। तो फिर 2252 जो कि रोहिणी कुमार चौधरी जी के नाम से है, जो कि आसाम से है, उनका नाम पुकारा जाता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अनुच्छेद 149 के खंड 3 में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स जो शब्द लिखा हुआ है उसकी जगह पर आप स्टेट शब्द रख दीजिए, ऐसा रोहिणी कुमार चौधरी जी अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि भाई जो आप संशोधन रखना चाह रहे हो इस संशोधन के ऊपर श्री गोपीनाथ जी बारदोलई का भी संशोधन है। तो गोपीनाथ जी बारदोलई भी अपना संशोधन रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो शब्द लिखे हुए हैं यहाँ आसाम के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स, इस शब्दों के पश्चात आप जोड़ दो एंड द कॉन्स्टिट्यूएंसी कंप्राइज द कंटोनमेंट एंड म्युनिसिपैलिटीज ऑफ द शिलोंग, शिलोंग की नगर समिति और छावनी वाला निर्वाचन क्षेत्र, ये शब्द भी जोड़ दिए जाए, ऐसा गोपीनाथ जी बारदोलई कह रहे हैं। गोपीनाथ जी बारदोलई का बहुत बड़ा नाम है भाई, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का संशोधन आता है। बी.आर. अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं, उनका संशोधन क्या है, वो अंग्रेजी में है और हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन कर देता हूं। लिखा हुआ है, जहां किसी राज्य की समस्त जनसंख्या अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में 3 करोड़ से अधिक निश्चित की गई है, तो वहां उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या उस राज्य की प्रत्येक लाख की जनसंख्या पर 3 करोड़ की जनसंख्या तक एक सदस्य के हिसाब से और 3 करोड़ से अधिक जनसंख्या पर प्रत्येक पूर्ण 10 लाख पर 5 सदस्यों से, अरे देखो देखो ये प्रोविजन लेके आ रहे हैं कि भाई 1 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर लिया जाएगा, लेकिन यह प्रावधान 3 करोड़ की जनसंख्या तक है। 3 करोड़ की जनसंख्या तक हर 1-1 लाख पर एक मेंबर लेंगे तो टोटल हो जाएंगे 300 मेंबर। लेकिन 3 करोड़ से जनसंख्या अगर आगे बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति पर प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 5 मेंबर लिए जाएंगे, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 5 मेंबर लिए जाएंगे। इस प्रकार का प्रोविजन लाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संशोधन रखा। और फिर आगे वो कह रहे कि किसी भी हालत में 450 से ज्यादा विधानसभा की सदस्य संख्या नहीं होगी, किसी भी अवस्था में 450 से अधिक नहीं होंगे और 60 से कम नहीं होंगे, ऐसा संशोधन लाया जा रहा है डॉक्टर अंबेडकर का। एक मेरी बहन प्रश्न पूछ रही है तो जवाब देना बहुत जरूरी है। गुरुजी, बहुत टाइम से मेरे मन में एक प्रश्न है कि जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो संविधान सभा में 15 महिलाओं का नाम क्यों आता है, प्लीज बताइए। संविधान सभा में 15 महिलाओं या 389 मेंबर्स को साक्षरता के आधार पर नहीं लिया गया था, कोई पढ़ा लिखा हुआ है इसी वजह से संविधान सभा का मेंबर नहीं बनाया गया था। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में जिन लोगों को मेंबर बनाया गया था उसमें यह देखा गया था कि बिजनेसमैन भी हो, समाचार पत्र से जुड़े हुए लोग भी हो, विधि शास्त्री भी हो, किसान भी हो, समाज सेवा का काम करने वाले लोग भी हो, शिक्षाविद भी हो, महिलाएं भी हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, आदिवासी भाई बहन भी हो, अल्पसंख्यक भी हो, यह आधार था। 15 महिलाएं जो संविधान सभा में ली गई, जैसा कि आप कह रहे, पहली बात तो 15 महिलाएं नहीं ली गई, क्योंकि अगर आपने संविधान सभा की प्रथम बैच को अगर देखा तो उस दिन तो 10 महिलाएं थी। और मैंने ये कहा कि महिलाओं के लिए संविधान सभा में किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं था, ये मैंने पहले भी कहा है। आप हमारी सारी बहस को अगर लगातार देख लेंगे, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 9 दिसंबर 1946 की बैठक जो कि 9 दिसंबर 2021 को हुई, उस बैठक से लगाकर अब तक की बैठक अगर आप देख लीजिए, आप अंदाज लगाइए अपने खुद के बारे में कि आप कितने बड़े संविधान के विशेषज्ञ बन जाएंगे। एक बार आप कोशिश कीजिए, सारी बैठकों को देख लीजिए, लगातार आप जुड़ते रहिए। मेरा हमेशा ये आप लोगों से आग्रह रहा, आप कितने बड़े संविधान के विशेषज्ञ बन जाएंगे। सारी बातें आपके टिप्स पर होगी, आपको कोई भ्रम में नहीं डाल सकेगा, किसी भी प्रकार का मिस इंटरप्रिटेशन आपके सामने पेश नहीं किया जा सकेगा। मिजोरम में विधानसभा की 1 सीट है, मिजोरम में महिलाओं के लिए सीट नहीं है। पहली बात तो मिजोरम में जो कह रहा है कि मिजोरम विधानसभा में 40 सीट ही है, अरे तो मिजोरम में भी है, गोवा में भी है, ये तो अपवाद है ना, अपवाद तो चल सकते हैं ना भाई, ये अपवाद है। 60 मिनिमम होनी चाहिए। अच्छा, पहली बात तो संविधान बना कहां है अभी, संविधान तो 24 जनवरी 1950 पर हस्ताक्षर करके 26 जनवरी 50 को लागू होगा, अभी तो हम 6 जनवरी 1949 तक है। लेकिन मैं मान लेता हूं आपको पता है कि 60 मिनिमम है ना, आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन मिजोरम, गोवा वगैरह ये तो सब अपवाद है, ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। चलिए, अब इसके बाद में
आर के सिद्धवा जी आते हैं, उनका नाम पुकारा जाता है, वो अपना संशोधन नहीं रखते हैं। सिब्बल लाल सक्सेना जी का नाम पुकारा जाता है, लेकिन वो सभा में उपस्थित नहीं है। कमलेश्वरी प्रसाद यादव जी का नाम पुकारा जाता है, वो भी सभा में उपस्थित नहीं है। फिर अगला संशोधन आता है नजरुद्दीन जी अहमद साहब के नाम। नजरुद्दीन जी अहमद साहब वही कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती जनगणना के पास जिनके आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं ऐसा लिख दीजिए, और ये पहले भी हमने स्वीकार कर रखा है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में जसपत राय कपूर साहब का नाम आता है, पर वो कह रहे हैं कि मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं। इसके बाद में टीटी कृष्णमाचारी जी का संशोधन आता है, उनको वो पेश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब ये जो आपने लिखा है ना अनुच्छेद में कि 300 सदस्य होंगे संविधान विधानसभा में, उस 300 की जगह 500 लिख दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि 450 अधिकतम होंगे, न्यूनतम 60 होंगे। ये कह रहा है कि नहीं, 300 की जगह आप लिखिए 500 अधिकतम होंगे। वैसे आज के दिन 500 ही लिखा हुआ, क्यों आशीष भाई? आज के दिन कितना लिखा है? 500। अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है। वीरेंद्र भाई, एक ही मोबाइल से 2 लोग देख रहे हैं, क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। एक ही मोबाइल से 2 लोग देख पा रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो वो जब संशोधन रख लेते हैं तो इसके बाद में क्या सिस्टम है, मैं समझता हूं कि संशोधन के कारण डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन को स्वीकार करने की आवश्यकता सभा को नहीं होगी, कि डॉक्टर अंबेडकर कह रहे 450, ये कह रहे 500। हाँ, फीडबैक का लिंक अब इनको शेयर कर दीजिए, फीडबैक का लिंक शेयर कर दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर का संशोधन यह बताने का प्रयत्न करता है कि क्यों और किस लिए सदस्यों की संख्या को 300 से बढ़ाकर 450 किया जाए, लेकिन मेरा संशोधन तो 450 से भी आगे बढ़कर कहां तक ले जाता है? 500 तक ले जाता है। इसलिए वो ये प्रस्ताव पेश कर रहा है कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाए। इसके बाद में आती है बेगम अयाज रसूल, संविधान सभा की एक मात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल संयुक्त प्रांत से आती है, मुस्लिम लीग से चुनकर आई थी, लेकिन बाद में वो क्या हुआ, हमारे भारत में रहना उन्होंने पसंद किया, ये बात भी मालूम होना चाहिए। बेगम अयाज रसूल कह रहे कि 300 की जगह 450 यानी 450 रख दिए जाए। अब देखो, 450 डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा, ये भी 450 का कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो संशोधन रखा गया वो 450 की जगह पर क्या है, 500 की बात कह रहे हैं, और उसके वो जनसंख्या का फॉर्मूला भी बता रही है कि ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। इसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय ठाकुरदास भार्गव जी का नाम पुकारते हैं। ठाकुरदास भार्गव जी अपना संशोधन लेके आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनगणना जो शब्द लिखा हुआ है इसके बाद में आप लिख दो सिवाय पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल के, जहां की इस संविधान के अनुसार प्रथम निर्वाचन के पूर्व जनसंख्या निश्चित करने के लिए नई जनगणना की जाएगी। अब वो देखिए, वो एक अलग ठाकुरदास भार्गव नई प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने जो लिखा ना कि भाई चुनाव जो होंगे पूर्ववर्ती जनगणना के आधार पर होंगे, तो ये बात हमारे पंजाब में और बंगाल के लिए लागू नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं पंजाब का विभाजन हुआ, एक बड़ी भारी संख्या में लोग वहां से यहाँ आए शरणार्थी के रूप में। बंगाल में भी विभाजन हुआ था और एक बड़ी भारी संख्या यहाँ आई थी, तो जनसंख्या के आंकड़े चेंज हो गए, ऐसा वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनसंख्या वाला ये जो बात है वो हमारे पंजाब और बंगाल के लिए लागू नहीं होंगे, इस प्रकार की वो बात कह रहे हैं। तो ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी क्या लेकर आया संशोधन, जरा देखिएगा। किसी राज्य में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियत की जाने वाली सदस्यों की संख्या और उस निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या जो कि अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई है और जिसके आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, अनुपात में जहां तक व्यवहार्य हो समस्त राज्य में एक ही होगा। बिल्कुल ये बात तो स्वीकार भी होगी, आप देख भी सकेंगे, क्योंकि आज भी संविधान में ये सब बातें लिखी हुई है। इसके बाद में एक एक करके वोटिंग करने की बात आएगी। ठाकुरदास भार्गव क्या कह रहे हैं, ठाकुरदास भार्गव ये चाहते हैं कि उनके ऊपर वोटिंग की जाए, तो ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं कि मेरा संशोधन मैं तो रखना ही नहीं चाह रहा हूं, इसलिए वोटिंग नहीं करवाई जाए। 1259 ठाकुरदास भार्गव के नाम से संशोधन था जो उन्होंने नहीं रखा। 1260 और 1261 भी पेश नहीं किए गए। 2262 शाब्दिक है, उसे पेश नहीं किया जा सकता, ऐसा उपाध्यक्ष महोदय ने कहा। इसके बाद में ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं कि श्रीमान आपकी अनुमति से मैं प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना के संशोधन संख्या 67 पर एक संशोधन पेश करना चाहता हूं। मेरा संशोधन इस प्रकार से है। वो कह रहे हैं कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी समय निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या का उस प्रदेश की खंड 3 में उल्लेखित नई जनगणना के निश्चित की गई जनसंख्या से अनुपात समस्त पूर्वी पंजाब और पश्चिम बंगाल, वो कुल मिलाकर पूर्वी पंजाब और पश्चिम बंगाल के संदर्भ में थोड़ा सा अपवाद चाहते हैं, क्योंकि वहां जनगणना में अच्छे खासे परिवर्तन हुए हैं।
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डीपी शाही भाई क्या कह रहे हैं कि आपसे निवेदन है कि बहुत सी सारी चीजें बदल गई है, तो आप कुछ अपडेट करा दीजिए। आएंगे आएंगे भाई, डीपी साहब आएंगे, वापस आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि इस गलियों को छोड़ ही दिया है, आकर कभी अपडेट भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। संविधान सभा का ये 7वां सत्र 2 दिन का बाकी है, ये हो जाएगा। तो क्योंकि हम तो कुछ ना कुछ काम करना ही करना है, कुछ ना कुछ बैठे नहीं रहना, कुछ ना कुछ काम करना है। संविधान सभा के सत्र खत्म हो जाएंगे तो हमारे हर सैटरडे को संविधान आपके द्वार कार्यक्रम चल रहे हैं, हम उसको चलाएंगे, कुछ और बातें करेंगे, चलते रहना चाहिए। अगर नहीं आदमी चलेगा, अगर इस तरह से नहीं पढ़ाएगा तो उसकी जंग लग जाएगी। और अपना ज्ञान, मां सरस्वती की आपके ऊपर कृपा है, और उस ज्ञान को अगर आपने समाज को नहीं पहुंचाया, अंतिम व्यक्ति तक, समाज के दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाया, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे, ये चिंता मत करिए। मैं तो भाई इसी बात का समर्थक हूं। हमारा विश्वविद्यालय जब हमको इतनी बड़ी तनख्वाह देता है तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज को कुछ लौटाएं। यही तो विश्वविद्यालय का सामाजिक सरोकार है जो कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल करेंगे ऐसा। हमारी बहन दुर्गा कह रही है कि झूम पर ही आना सर, झूम पर आना है। ये देखेंगे, झूम वाली बात देखी जा सकती है। ज्ञान गंगा बहनी चाहिए, ऐसे हंसराज भाई कह रहे हैं। चलिए, अब सरदार हुकुम सिंह जी आ रहे हैं, पूरी पंजाब के हैं, वो क्या कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को श्री ठाकुरदास भार्गव द्वारा पेश किए गए संशोधन तक ही सीमित रखूंगा। मैं उनका पूर्णतः समर्थन करता हूं, क्योंकि पंजाब में और पश्चिम बंगाल में विभाजन हुआ और इसके फलस्वरूप बहुत सारे चेंजेस हुए, इसलिए वहां पर ऐसा होना चाहिए। इसके बाद में डॉक्टर मनमोहन दास आते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। वो कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मन में अनुच्छेद 149 में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना शब्दों के प्रति कुछ शंकाएं हैं, तो शंकाओं का समाधान हो जाता है जब नजरुद्दीन जी कह रहे हैं कि ऐसी जनगणना जिसके आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, ऐसी वो बात कह रहे हैं। इसके बाद में वो जो बात अपनी रख रहे हैं डॉक्टर मनमोहन दास जी, उनकी पूरी बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि कुछ हमको शंका है। कैसी शंका है? कुछ पूर्ववर्ती अनुच्छेदों पर वाद विवाद करते समय माननीय कानून मंत्री ने इस और संकेत किया था कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रभाव के संशोधन प्रस्तुत किए हैं कि कम से कम पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब के प्रांतों में नई जनगणना निर्वाचन के पूर्व की जाए, क्योंकि वहां चेंजेस हो गए, अभी बात करी थी। मैं उन तर्कों में जो निर्वाचन से पूर्व नई जनगणना के पक्ष में प्रस्तुत किए गए एक और तर्क बढ़ाना चाहता हूं। श्रीमान, बंगाल में सन 1941 की अंतिम जनगणना के समय कुछ राजनीतिक दलों ने बड़ा उग्र विचार किया था, उग्र प्रचार किया था। प्रचार का यह आधार था कि राष्ट्र के रूप में हिंदू अपने नाम के आगे कोई जाति ना लिखवाए। लीजिए, जो अभी मेरे भाई एक जातिगत जनगणना की जो बात कह रहे थे, उसकी और हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। कितनी चर्चा होगी वो तो अभी मालूम पड़ जाएगा। क्या कह रहे हैं? प्रचार का एक आधार यह था कि राष्ट्र के रूप में हिंदू अपने नाम के आगे कोई जाति ना लिखवाए, अतः लगभग 44 लाख हिंदुओं के सामने कोई जाति नहीं लिखी गई। जनगणना से यह विदित नहीं हो सकता है कि 44 लाख हिंदुओं का कितना भाग और कितना हिस्सा अनुसूचित जातियों का है और कितना भाग स्वर्ण हिंदुओं का है। अब पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जातियों और स्वर्ण हिंदुओं में वाद विवाद पैदा हो गया है। स्वर्ण हिंदू ये दावा करते हैं कि सबके सब ये 44 लाख हिंदू स्वर्ण हिंदू है, और अनुसूचित जातियां ये दावा करती है कि इस 44 लाख का एक भाग अनुसूचित जातियों का है। तो मिहिर लाल चट्टोपाध्याय, जो कि पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के सदस्य हैं, मिहिर लाल चट्टोपाध्याय, वो क्या कह रहे हैं? मैं ये जान सकता हूं कि क्या किसी मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि जनगणना के समय वह अपनी जाति बताए? मीरलाल चट्टोपाध्याय जी एक प्रश्न करते हैं कि क्या जनगणना के समय क्या मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो अपनी जाति का उल्लेख उस समय करे? ऐसा मिहिरलाल चट्टोपाध्याय प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से। तो डॉक्टर मनमोहन दास क्या कह रहे हैं? मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति के लिए अपनी जाति बताना आवश्यक है या नहीं है। फिर उपाध्यक्ष महोदय क्या कह रहे हैं? क्या आप मुझे कृपा करके कुछ बातें कहने देंगे? इसमें वेदना की एक भावना है, और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इस स्थिति की पेचीदगियां चाहे जो कुछ भी हो, परंतु वेदना की भावना को निकल जाने देना चाहिए। बहुधा जब किसी वेदना को प्रकट कर दिया जाता है तो उसके प्रति लगभग आधा विद्वेष अथवा आधा वेग कम हो जाता है। स्मरण कीजिए, आपने 5 मिनट मांगे थे और आपने 5 मिनट समाप्त कर ही चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन दास बोल रहे हैं, यदि निर्वाचन के पूर्व नई जनगणना की जाती है तब तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है, परंतु यदि कुछ कारणोंवश निर्वाचन के पूर्व जनगणना नहीं की जाती है और नए निर्वाचनों के लिए सन 1941 की जनगणना
कि उल्लेख पत्रों से ही हमारा पथ प्रदर्शन किया जाता है, तब तो सरकार द्वारा प्रश्न हल हो जाना चाहिए। मेरा आशय यह है श्रीमान, इन 44 लाख हिंदुओं में से कितने स्वर्ण हैं और कितने अनुसूचित जातियों से हैं। श्रीमान, ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसके बाद में रोहिणी कुमार चौधरी जी बोल रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मुझे इस बात के लिए क्षमा करेंगे कि मैं इस वाद विवाद में आसाम और केवल आसाम का ही भाषण दूंगा। एक्चुअली में समस्या क्या है, जब ये बात प्रावधान किया जा रहा है कि भाई जो लेटेस्ट जो जनगणना है उसके आधार पर निर्वाचन किया जाएगा, उसके आधार पर ही परिसीमन किया जाएगा, तो सबके मन में एक प्रश्न है कि भाई लेटेस्ट जनगणना तो 1941 की है और 1941 के बाद तो देश में बड़े बदलाव आ गए, कई राज्यों का विभाजन हुआ और भारत का भी विभाजन हुआ, पंजाब की एक बड़ी संख्या उधर गई तो वहां बड़ी संख्या में लोग इधर आए, ऐसे कैसा बंगाल में हुआ, बड़ी भारी संख्या में शरणार्थी है। तो रोहिणी कुमार चौधरी जी कह रहे ये समस्या तो हमारे आसाम में भी हुई। तो इस प्रकार की समस्याएं चल रही है। मैं ये चाहता हूं कि ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें मैंने रखी आपके सामने। इसके बाद में आ रहे हैं राज बहादुर साहब, जो कि मत्स्य राज्य से है, यानी हमारे यहां से राजस्थान से संविधान सभा के एक मेंबर राज बहादुर साहब कहां गए हमारे भरतपुर के साथी। राज बहादुर साहब कहां से थे बताइए जरा। ये राज बहादुर साहब मत्स्य राज्य का समर्थन करते हैं, मत्स्य राज्य से का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज बहादुर साहब आ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मुझे उन प्रावधानों का जो प्रांतों में उच्च सदन के लिए प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या विनियत और सीमित करते उच्च सदन निम्न सदन की, मुझे उसका विरोध करना पड़ रहा है। उसमें संख्या रखी है आपने 500 और यह व्यवस्था की है कि प्रत्येक 1 लाख अथवा 75,000 की जनसंख्या का एक जना मेंबर प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन इस प्रावधान से परस्पर प्रांतों में लोगों को दिए जाने वाले प्रतिनिधित्व के अधिकार में असमानता और विभिन्नता हो जाएगी। हम आसानी से ये देख सकते हैं कि छोटे छोटे प्रांतों में लोगों को प्रतिनिधित्व के अच्छे अधिकार और उसके फलस्वरूप उत्तम मतदान का अधिकार प्राप्त होगा। एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, राजस्थान विधानसभा में अभी चुनाव हुए थे, ये जो वोटर है वो मतदान केंद्र पर कैसे पहुंचता है, आज चर्चा होगी, आज इसके ऊपर चर्चा होगी, देखेंगे जरा। राजस्थान से आते हैं राज बहादुर साहब, तो जरा देखिएगा वो क्या कह रहे हैं। हम आसानी से देख सकते हैं कि छोटे छोटे प्रांतों में लोगों को प्रतिनिधित्व के अच्छे अधिकार और उसके फलस्वरूप उत्तम मतदान का अधिकार प्राप्त होगा, अपेक्षाकृत उन प्रांतों के लोगों का जहां जनसंख्या अधिक है। उदाहरणतः यदि हम बिहार और उड़ीसा को लें और उनकी तुलना में मद्रास और संयुक्त प्रांत से करें तो बिहार और उड़ीसा के लोगों को प्रत्येक 75,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य मिलेगा और संयुक्त प्रांत के लोगों को 1,25,000 अथवा 1,50,000 पर भी कठिनाई से एक सदस्य मिलेगा। मैं निवेदन करता हूं, यह अच्छा होता कि प्रतिनिधित्व का यह परिमाण समस्त प्रांतों में एक समान होगा। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है कि हमारे संविधान में प्रतिनिधित्व का परिमाण परस्पर प्रांतों में अथवा परस्पर राज्यों में भिन्न भिन्न हो। यह तर्क भी है कि यदि कोई अधिकतम जनसंख्या नियत नहीं की जाती तो सदन बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। मैं समझता हूं मेरे सुझाव का खंडन नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में 640 सदस्य हैं और 300 वर्षों का अनुभव भी इस संख्या को संसार के सबसे प्राचीन लोकतंत्रात्मक राज्य में कष्टदायक अथवा बहुत बड़ा सिद्ध नहीं कर पाया। अतः इस प्रकार का विचार प्रस्तुत करना कि संयुक्त प्रांत और मद्रास के लोगों की सदस्यों की संख्या पूर्ण संख्या देनी चाहिए, जिसकी गणना 1 लाख अथवा 75,000 जनसंख्या पर एक सदस्य के आधार पर हो, युक्त नहीं हो सकता। ऐसी वो बात कहना चाह रहे हैं राज बहादुर साहब। आगे वो भरतपुर और धौलपुर का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जरा देखिएगा वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत और मद्रास में 500 की अधिकतम संख्या में स्थानों को सीमित करते हैं तो उन राज्यों के व्यक्तियों को जो इन प्रांतों में सम्मिलित होने का विचार रखते हैं स्पष्टतः हानि होगी। परंपरा, इतिहास, देहाती संगीत, संस्कृति और भाषा के आधार पर भरतपुर और धौलपुर के लोग संयुक्त प्रांत के लोगों के साथ रहना चाहते हैं। यदि भरतपुर और धौलपुर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाता है, जिसके लिए मुझे विश्वास है कि इस सभा का कोई भी सदस्य मना नहीं करेगा, और यदि वे संयुक्त प्रांत में मिलना चाहते हैं तो यह न्याय नहीं होगा कि सब के सब 500 स्थान संयुक्त प्रांत की वर्तमान जनसंख्या द्वारा भरे जाए और भरतपुर और धौलपुर तथा अन्य किसी राज्य के लोगों को जो संयुक्त प्रांत में मिलना चाहते हैं उनके प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित किया जाए, ऐसा वो कहना
चाह रहे हैं। तो तर्क में बड़ा दम है। उन्होंने कहा कि आप कैसे राज्यों का गठन कर रहे हैं, विधानसभा का गठन कैसे करें कि अधिकतम 500 है, जैसे संयुक्त प्रांत में आपने 500 बना दिया, अब भरतपुर और धौलपुर वाले जाकर अगर संयुक्त प्रांत में मिलेंगे तब भी 500 ही होगी, कोई और राज्य मिलेगा तब भी 500 होगी, ये तो कोई बात नहीं हुई, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं अंत में मुझे निवेदन करना है कि जहां तक प्रोफेसर केटी शाह द्वारा पेश किए गए संशोधन का संदर्भ है, मैं उसकी स्वीकृति का कोई आधार नहीं देख पाता। किसी मतदाता को निर्योग्य करने के लिए शारीरिक कमी अथवा मानसिक विक्षिप्ति के कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जब निर्योग्यता के आधार संविधान में अथवा प्रांतीय अधिनियमों में दिए हुए हैं, तब इस प्रकार के प्रावधान जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा राज बहादुर साहब कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के तर्क रखे जा रहे हैं। इसके बाद में पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र आ रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल से है। वो क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 149 के वाद विवाद के मध्य मेरी समझ में अचानक ही एक बड़े महत्व का विषय उपस्थित कर दिया गया है और सौभाग्य से अनेक माननीय सदस्यों ने उस विषय के महत्व को स्वीकार किया है। श्रीमान, विशेषतः दो ऐसी बातें हैं जिन पर केवल सदस्यों को ही नहीं वरन उनको भी जो अधिकारी है गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। वर्तमान दशा में अधिकारी से मेरा आशय अपने माननीय मित्र डॉक्टर अंबेडकर, इस विधेयक के प्रभारी धारी माननीय मंत्री, विधेयक से मेरा आशय संविधान के मसौदे से है। वो कह रहे हैं कि जो मैं बात रखना चाह रहा हूं वो संविधान सभा के सारे सदस्यों के लिए और वे अधिकारी भी, और अधिकारी का मतलब डॉक्टर अंबेडकर है, ऐसा वो कह रहे हैं। और विधेयक का मतलब संविधान सभा का, संविधान सभा जिस संविधान पे चर्चा कर रही है वो संविधान ही विधेयक है। फिर एचवी कामत साहब कह रहे हैं अरे ये संविधान है, ये कोई विधेयक थोड़ी है। तो लक्ष्मीकांत मैत्र क्या कह रहे हैं? मैं ये जानता हूं, परंतु डॉक्टर अंबेडकर ही ऐसे सदस्य हैं जो इस कार्य का सभा में संचालन कर रहे हैं, अतः समस्त यश और अपयश उन्हीं के लिए है। और मैं उनको सचेत करता हूं कि यदि कुछ ऐसे विषय जिनके कारण उनकी उज्जवल कृति को धब्बा लग सकता है तो वे थोड़ी देर के लिए वार्तालाप बंद करके मेरी बात को सुने, ऐसा लक्ष्मीकांत मैत्र डॉक्टर अंबेडकर से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं। श्रीमान, वे दो बातें केवल जिन पर मैं अपना विचार प्रकट करूंगा वो ये है, एक तो जनसंख्या के आंकड़े और दूसरा प्रांतीय विधानमंडल का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से हो, उसके बारे में वो अपने विचार रख रहे हैं। कौन? लक्ष्मीकांत मैत्र, जो कि खुद बंगाल से आते हैं। और जब वो भाषण दे रहे होते हैं अचानक लाइट चली जाती है संविधान सभा में, जब वो बात रख रहे होते हैं उसी समय बत्ती चली जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं? इसी वो कोष्टक में लिखा है बात भी, इस समय सदन में बत्तियां बुझ गई। वो कह रहे हैं वो बड़े जबरदस्त ऑरेटर है, तो वो अपनी बात को रोक नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं इस समय मैं अंधेरा ही अंधेरा देख रहा हूं, और उसी समय लाइट चली गई। लाइट जैसे ही चली गई तो वो क्या कह रहे हैं? इस समय सभी जगह अंधकार ही अंधकार है। यदि यही राजनीतिक अन्याय उनके साथ किया गया तो मुझे पश्चिम बंगाल और पूरी पंजाब के लिए अंधकार के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा लक्ष्मीकांत जी मैत्र अपने उद्बोधन में कह रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं जहां तक संभव होगा बत्ती जलाने के लिए हम प्रबंध कर रहे हैं, आप अपना भाषण कंटिन्यू रखिए। तो वो कह रहे हैं कौन? लक्ष्मीकांत मैत्र, अरे मैं क्या करूं, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक माननीय सदस्य कह रहे हैं अरे आपको चेहरे देखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो अपनी बात रखते जाइए। ऐसा भी संविधान सभा में हुआ। तो लक्ष्मीकांत जी मैत्र कह रहे हैं अरे कभी कभी चेहरे देखने से प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा भी हुआ, कभी कभी चेहरे देखने से प्रोत्साहन मिलता है। श्रीमान, सभा को यह विदित है कि केंद्रीय विधानमंडल और भारतीय संसद के संदर्भ में अनुच्छेद 67 में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया था, उसी के बारे में वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। कौन? लक्ष्मीकांत जी मैत्र। और किस तरह से लोगों की जनगणना में जो समस्या हुई है उसकी वजह से जो कठिनाइयां पेश हुई उसके बारे में भी वो अपनी बात को रख रहे हैं लक्ष्मीकांत जी मैत्र। और उनका उद्बोधन काफी बड़ा हो रहा है। पश्चिम बंगाल और आसाम और पंजाब में जो परिवर्तन आए हैं उनकी और वो संकेत कर रहे हैं। और किस तरह से 75,000 की जनसंख्या पर होना चाहिए या 1 लाख की जनसंख्या पर होना चाहिए या 1,20,000 की जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस पर विचार प्रकट कर रहे हैं। और प्रकट करते करते एकदम वो लास्ट सीमा पर आ जाते हैं। वो कह रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, जो मैंने कहा उसकी और जरा देखिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान के निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसा कोई अंतर नहीं रखना चाहिए कि उनकी जनसंख्या में कोई परस्पर अंतर हो। आप राजस्थान में जनसंख्या का अलग फॉर्मूला रखेंगे, आसाम में अलग रखेंगे, बंगाल में अलग रखेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
वो कह रहे हैं यदि आप 75,000 के लिए अथवा 1 लाख के लिए एक स्थान नियत करते हैं तो सब प्रकार से ये देखने का प्रयत्न करना चाहिए कि पूरे भारत में एक प्रकार का सिस्टम हो, एक ही जनसंख्या पर सब जगह से मेंबर लिए जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग राज्यों की जनसंख्या अलग अलग करके आप अलग अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करो, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो ये भी कह रहा है कि 1941 की जनसंख्या के आंकड़े काम में नहीं लाए जाएंगे और आप इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर वो लास्ट में कह रहे हैं श्रीमान पंडित ठाकुरदास भार्गव द्वारा संशोधित रूप में और प्रोफेसर सक्सेना के संशोधन का मैं पूर्ण हृदय से समर्थन करता हूं। श्रीमान आपको तथा सभा को मैं अब धन्यवाद देता हूं। और इसके बाद में उनका उद्बोधन समाप्त हो गया और उनका उद्बोधन समाप्त होते ही संविधान सभा के उपाध्यक्ष महोदय ने कहा ओके, अब हम सभा को स्थगित करते हैं और कल 7 जनवरी 1949 को वापस मिलेंगे, ऐसा संविधान सभा के उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की। 7 जनवरी 1949 को वापस मिलेंगे ऐसा उन्होंने कहा। तो हम वापस मिलेंगे 7 जनवरी 2024 को, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल सेकंड लास्ट डे है। मेरे जितने भी जो मित्र हैं उन्होंने फीडबैक फॉर्म अपना बहुत ढंग से भरा होगा, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट तैयारी पहले तो काफी लोगों के जिनके 2 तिहाई हो चुके थे उनके सर्टिफिकेट पहले से तैयार हो गए, और बाकी जितने भी जो मित्र हैं जिनके अटेंडेंस को लेकर अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है उनके भी सर्टिफिकेट डे बाय डे तैयार हो रहे हैं। परसों यानी 8 तारीख को जब हमारा संविधान सभा का यह 7वां सत्र समाप्त हो जाएगा, शाम तक हम आपको सर्टिफिकेट भेज देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चर्चा बड़ी अच्छी लग रही होगी। आप अपना सहयोग इसी तरह से हमारे साथ रखें। YouTube के साथियों से मैंने पहले भी आग्रह किया कि इस चर्चा को जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो ये बात हजारों लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। हम जो काम कर रहे हैं, मेरा विश्वविद्यालय जो काम कर रहा है, उसकी खुशबू सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये प्रयास पहली बार है। ये प्रयास पहली बार है तो ये प्रयास आगे जाना चाहिए। महादेव भाई, मेरा निवेदन रहेगा, मेरी जो बहन सुमन जो कह रही है धन्यवाद, मैं आपके धन्यवाद को ग्रहण करता हूं, लेकिन शेयर करके इसकी खुशबू को आगे तक जरूर फैलाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।